सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी शार्प को, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग सी शार्प को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। तो कोई अगर यहाँ पर ऐसा है जिसने आज से पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है और वो सी शार्प से अपनी पहली लैंग्वेज शुरू करना चाहता है, तो हम यहाँ पर सी शार्प को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। तो वो सीधे सी शार्प से भी अपनी पहली लैंग्वेज शुरू कर सकता है। और अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने पहले से कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है या सी शार्प के बारे में उसको नॉलेज है और उसको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, तो वो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नीचे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी फेवरेट लैंग्वेज बताएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, कि हमें वो लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग को सी शार्प क्यों पढ़ना चाहिए और मैं आपको सी शार्प पढ़ने के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊँगा जो आप कोई भी लैंग्वेज कभी भी पढ़े, सिर्फ सी शार्प की बात नहीं करूँगा मैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़े तो देख लें कि वो सारी 5 बातें वो फुलफिल कर रही है कि नहीं। तो चलते हैं सबसे पहली बात की तरफ। तो सबसे पहली बात जो हमारी है वो है कि वो लैंग्वेज का सिंटेक्स कैसी है, वो पढ़ने में ईजी है कि नहीं है। जैसे कि सी शार्प मैं आपको इसलिए पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जो सी और सी प्लस प्लस पढ़ के आए हुए होते हैं। तो सी शार्प उनके लिए बहुत ही ईजी होती है क्योंकि उनकी सिंटेक्स मिलती जुलती होती है, या कुछ लोगों ने जावा पढ़ी होती है तो जावा से भी सी शार्प की सिंटेक्स मिलती जुलती होती है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मान लीजिए आप पाइथन पढ़ के आए हैं और आप पहले सी शार्प पढ़ने लगते हैं सीधे, तो आपको सिंटेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए सी शार्प बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो मैं बोलूँगा कि आपको सी शार्प पढ़नी चाहिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि हम लोग को सी शार्प क्यों पढ़नी चाहिए। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग उस लैंग्वेज को पढ़ के क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने सी शार्प पढ़ ली, तो इसके बाद हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो सी शार्प से बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि आपने विंडोज़ में देखे होंगे, विंडोज़ एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन, कंसोल के एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, API, इवन आप गेम भी बना सकते हैं सी शार्प से। जी हाँ, जो गेम्स आप देखते हैं उसमें यूनिटी इंजन जो होता है, यूनिटी इंजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें हम लोग सी शार्प से कोडिंग करके गेम्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि हमारे पास टूल्स किस किस टाइप के अवेलेबल में, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज चलती है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे पाइथन, तो आप वहाँ पे बोलेंगे उसका एक फ्रेमवर्क जेंगो है, बहुत पॉपुलर है, फ्लास्क है, बहुत पॉपुलर है। तो वैसे ही सी शार्प का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो वो है .NET। तो इवन आप गूगल पे जाके भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि .NET बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो .NET में हम लोग सी शार्प की मदद से कोड लिखते हैं और बहुत सारे तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, लाइक कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, APIs, बहुत चीज़ें हम लोग सी शार्प की मदद से बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को विजुअल स्टूडियो कोड भी अपने कोड को, सी शार्प के कोड को डिबग करने के लिए, रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सी शार्प के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल है हम लोग को, जहाँ पे हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो हमारी लैंग्वेज है उसकी ग्रोथ क्या है। ग्रोथ मीन्स कि ये लैंग्वेज आगे बढ़ेगी, इसमें कुछ कुछ पैचेस आएंगे, इसके अपडेट्स आएंगे कि नहीं। जैसे अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस के काफ़ी अपडेट आए, 11, 13, 17 बहुत अपडेट्स आ चुके हैं उसके। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प को कंटिन्यू अपडेट करती रहती है। तो इसकी वजह से आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज कल को जाके बंद तो नहीं हो जाएगी। और जो पाँचवा पॉइंट है, तो पाँचवा पॉइंट है पॉपुलैरिटी। तो आपको ये देखना होगा कि जो लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हैं वो पॉपुलर है, वो यूज़ भी करता है कोई कि नहीं करता है। तो इवन अगर आप गूगल पे जाकर भी देखेंगे तो वहाँ पे .NET फ्रेमवर्क और सी शार्प की डिमांड आपको टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूर देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ 5 बातें जो मैं कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले जरूर चाहूँगा कि आप इन 5 पॉइंट्स को जरूर देखें। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग अपना वर्किंग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे सी शार्प के लिए, विंडोज़ और मैक दोनों के लिए। चलिए गाइस, अब हम लोग चलेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि हम लोग कैसे अपना वर्किंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग कैसे अपने सी शार्प के कोड को लिखकर उसको चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पर चलेंगे और वहाँ पर नॉर्मल सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। तो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी जो है एक आईडी है, ये विजुअल स्टूडियो जैसे ही है, पर इसमें हम लोग अपना सी शार्प का कोड लिखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और लाइट वेटेड सॉल्यूशन है हमारे सी शार्प को चलाने का। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दूसरी लिंक जो ये है विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज़ और मैक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो अगर आप लोग विंडोज़ चला रहे हैं तो आप लोग विंडोज़ का वर्जन यूज़ करिए। तो मैं जैसे यहाँ मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ मैक पे क्लिक करके, यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। तो आप लोग अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को इस जगह पर कम्युनिटी पे क्लिक करके डाउनलोड करना है इसको। तो मैं यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा।
तो ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोडिंग इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपको इसको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो विंडोज़ में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। नॉर्मल उसके EXE फाइल को डाउनलोड करना है वहाँ से जहाँ मैंने आपको साइट बताई थी, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करके उसको नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है मैं ये आपको बताता हूँ अभी। और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है इसके साथ साथ। तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड iOS macOS नेटकोर ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप इस पर सिर्फ .NET Core पे बना रहने दीजिएगा और इसको अनटिक करके नॉर्मल इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये क्या करेगा आपके लिए इसको इंस्टॉल कर देगा। हो सकता है आपके में थोड़ा सा टाइम ले, और जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है वो थोड़ा सा, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी है ये, तो ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो हो सकता है आपके सिस्टम में थोड़ा सा स्लो चले। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर देंगे और इसको यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए जब ये आपका कम्युनिटी विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, और अगर आप विंडोज़ पे हैं तो भी आपको कुछ इसी टाइप से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने का और यहाँ पे पुराना प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए है। तो मैं यहाँ नॉर्मल न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम लोग के पास बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, आपके में भी और सारे एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हो, पर मैंने एंड्रॉयड और सारी चीज़ें इसीलिए इंस्टॉल नहीं करी थी क्योंकि वो बेफालतू में आपका स्टोरेज लेती। अभी हम लोग इस पर कंसोल एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो कंसोल एप्लीकेशन को नॉर्मल क्लिक करें बने रहने देते हैं। और यहाँ हम लोग को नीचे भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है। धीरे धीरे जैसे हम लोग इस वीडियो में आगे जाएंगे तो हम लोग को इन सारी चीज़ों में डिस्कस करते हुए चलेंगे सब क्या है। तो यहाँ हम लोग नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करके, और यहाँ सी साफ हो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके में ड्रॉप डाउन हो सकता है अगर आप पुराने विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा यहाँ .NET Core 3.1 ही बना रहने दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट नेम डालने को बोलेगा। तो प्रोजेक्ट नेम के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम कोड फॉर लाइफ डाल देता हूँ, और यहाँ प्रोजेक्ट की लोकेशन आप कहाँ प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। और उसके बाद आप चाहें तो अगर इसको गिट से कंट्रोल करना चाहते हैं, वर्जन कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। वैसे मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा तो मैं इसको नॉर्मल अनटिक बना रहने दूंगा। उसके बाद मैं नॉर्मल क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा और ये हमारे लिए क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और उस प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स होंगी ऑलरेडी से बनी हुई। तो जैसे देखिए ये जो है हमारा कोड इसने बनाकर दे दिया है। तो ये क्या होता है, ये हमारा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है कि हमारी फाइल्स हैं और ये कुछ इसने डिपेंडेंसीज बना के दे दी हैं। और फ्रेम इसके अंदर अभी क्या है, इन सब के बारे में आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। अभी आप बिल्कुल ही नए हैं, मैं अभी ये मान के चलूँगा इस वीडियो में आपको .NET के बारे में और या विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी आपने कभी भी यूज़ नहीं किया है। तो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब का क्या मतलब है और इससे क्या हो रहा है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि ये जो कोड हम लोग के सामने लिखा हुआ आया है पहले से, ये 10-12 लाइंस जो भी लिखी हुई है, इनका क्या मतलब है और ये क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी विंडो, मींस डायरेक्टरी विंडो बोलते हैं, अलग अलग चीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे फोल्डर्स के अंदर, हमारी डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या क्या फाइलें हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। देखेंगे कि कुछ फाइलें पहले से ही पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये डिपेंडेंसीज के अंदर आप जाएंगे तो फ्रेमवर्क के अंदर 1-2 फाइल्स पहले से ही पड़ी हुई हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पे 10-12 लाइन कोड लिखी हुई है इनका क्या काम है और ये कैसे काम कर रहा है, ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेफ्ट साइड ये सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पर होता है कि सबसे पहले हमारी जितनी भी डायरेक्टरी के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी ने हमें पहले से ही फाइल बना के दी हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ आ रही है और कैसे काम कर रही हैं।
तो और ये रही हमारी फाइल program.cs। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो कोड फॉर लाइफ नाम से ये देखिए बना हुआ है, और उसके अंदर हमारी जो फाइल है program.cs नाम से। तो ये एक तरह से हमारी मेन फाइल है, इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे अपना। तो जो CS फाइल है यहाँ पर CSAP को दिखाता है। CSAP क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन है इस फाइल का। तो जो अब बात कर लेते हैं ये जो 10-12 लाइन कोड किए हैं, तो ये 10-12 लाइन जो कोड है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है यूजिंग सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे क्या है, बस अभी के लिए आप बिल्कुल नए हैं CSAP में, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेम स्पेस कोड फॉर लाइफ। तो बेसिकली ये क्या करता है कि कोड फॉर लाइफ जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वही यहाँ पर नेम स्पेस ऐड हुआ है हमारे उसमें, तो हम लोग उस नेम स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं। और इस नेम स्पेस के बारे में हम लोग डिटेल में अपनी वीडियो में आगे एक टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या है, ये बॉडी लगी हुई है। तो बॉडी क्या करता है कि दिखाता है कि जो भी चीज़ है मतलब वो ग्रुप्ड है इसके अंदर, तो इस नेम स्पेस के अंदर का चीज़ें हैं बाकी सारी। तो अब जब हम लोग के इसके अंदर एक क्लास है, तो जिन लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी या उनको नहीं पता क्लास क्या होता है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्लास क्या करता है कि फंक्शंस, वेरिएबल्स, इन सबको ग्रुप करता है एक साथ। तो ये क्लास है प्रोग्राम नाम का, और हमारी फाइल का नाम भी प्रोग्राम है, तो इसलिए इसका नाम प्रोग्राम है यहाँ। तो इसके बाद एक हमारा इसके अंदर एक मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। तो हम लोग जो भी कोड लिखना है, उनको जो भी काम कराना है .NET में, तो वो सब कुछ हम इस मेन फंक्शन के अंदर कराएंगे। तो चलिए मान लीजिए जैसे कि हम लोग को हेलो वर्ल्ड लिखना है कि आउटपुट जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होता है, तो हेलो वर्ल्ड हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग कंसोल पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो जैसे कि ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं सामने, इसमें ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी क्या करता है, हम लोग को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ देता है कि हम लोग को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हेलो वर्ल्ड हम लोग किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग सबसे पहली लाइन जो हम लोग लिखते हैं इसमें, तो मैं एक सेकंड के लिए ये लाइन हटा देता हूँ यहाँ से और बताता हूँ आपको। तो हम लोग को कंसोल पे कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो इसमें हम लोग कंसोल लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग जावा में अगर हम लोग को लिखना होता है, जिसने जावा पढ़ी इसको पता होगा, तो जावा में हम लोग ऐसे करके system.out इस टाइप से लिखा करते थे। बट यहाँ पर क्या है कि हम लोग को कंसोल लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल कंसोल डॉट, और वहाँ पे प्रिंट होता था हम लोग के पास जावा में, प्रिंट या प्रिंट एलन। और सी, जिसने C++ पढ़ी होगी तो उसको पता होगा वहाँ प्रिंट एफ या सी आउट होता था। तो वैसे ही यहाँ पर होता है राइट लाइन, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर हेलो वर्ड लिख दूंगा, और इसके बाद ये बंद करूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। सेमीकोलन क्या करता है, यहाँ पे लाइन के टर्मिनेशन को दिखाता है। तो अगर कोई भी लाइन कभी खत्म हो गई तो उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे और कंपाइलर को ये बताएंगे कि यहाँ पर ये लाइन हमारी खत्म हो गई है, तो अगली लाइन में जो कोड है वो अलग है। तो अब अगर हम लोग को इस प्रोग्राम को चलाना है तो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके इस कोड को रन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी डिबगिंग स्टार्ट कर देगा और हम लोग को यहाँ पर आंसर दे देगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से, मैं इसको एक बार के लिए जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड कंसोल में मिल गया। तो यहाँ देखिए टर्मिनल लिखा हुआ है, इसको हम लोग कंसोल बोलते हैं। तो मैं इस तरह से इसको उठा के यहाँ किनारे भी लगा सकता हूँ। तो गाइस अब हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पर लिख चुका है। तो आप लोग को अब ये पता लग चुका है कि हम लोग C# में कैसे हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लिखते हैं। आपको बेसिक सिंटैक्स पता होगी, आपको प्रोग्राम के हमारे फाइल के हमारी C# फाइल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको ये पता लग गया टर्मिनल पे आउटपुट कैसे करते हैं, कोड को रन कैसे कराते हैं। तो अब जानते हैं हम लोगों ने यहाँ पे यूजिंग सिस्टम क्यों लिखा था। तो जैसा मैंने बताया कि क्लास क्या होती है, कि बेसिकली क्लास के अंदर कुछ मेथड्स या कुछ फंक्शंस, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस, ये सब ग्रुप्ड होते हैं और वो सब एक ही क्लास के अंदर होते हैं। तो वैसी ये कंसोल जो है, तो कंसोल जो पार्ट है वो सिस्टम नेम स्पेस का पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे करके सिस्टम, अगर हम लोग ऊपर यूजिंग सिस्टम नहीं लिखेंगे तो हम लोग को इस तरह से हर जगह पे system.console लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऊपर से हटा दें तो देखिए हम लोग को यहाँ पर system.console लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे यूजिंग सिस्टम लिख देंगे पहले ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि हम लोग नीचे जितनी भी जगह हम लोग को बार बार हर जगह सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ऊपर यूजिंग सिस्टम लिखवाया। तो ये काम है यहाँ पर यूजिंग सिस्टम का। तो वैसे ही हमारा जो नेम स्पेस है कोड फॉर लाइफ, हम लोग चाहें तो इसको अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम लोग आगे अपनी वीडियो में जानेंगे वो चीज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक सिनेरियो पे चलते हैं, सिनेरियो को समझते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है जो कि हम लोग को पता है कि हेलो वर्ड है। तो लेट्स सपोज हम लोग ये स्ट्रिंग को हटा देते हैं। हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम लिखने हैं, लाइक हेलो अजय, और उसके बाद मैं इस लाइन को एक काम करता हूँ, नीचे कॉपी कर लेता हूँ कमांड सी, और मैं इस लाइन को नीचे 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेलो अजय उसने लिखा, तो यहाँ पे बोलता है आई एम
आई एम अजय, और नीचे ये बोलता है, और नीचे एक लाइन है अजय लिव्स इन दिल्ली, और जो थर्ड लाइन है वहां पे अजय इज ए एसटी। तो ये मान लीजिए हमारी यहाँ पर 5 लाइनें हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि वैसे सपोज हमारा ये कोड था, इसको चला कर देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो हम लोगों ने इस पर नॉर्मल रन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर ये आउटपुट दे दिया है, क्योंकि मैंने इसको साइड में कर दिया था तो ये साइड में आ रहा है। हो सकता है आप लोग साइड में ना करें तो आपके नीचे आ रहा होगा, बट मेरे लिए ये थोड़ा ठीक लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हम लोगों ने लिखा था आउटपुट आ रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, लेट्स सपोज मान लीजिए कि हम लोग को जो हमारा कैरेक्टर है अजय, उसका नाम चेंज करना है, कुछ और करना है। लेट्स सपोज हम लोग को उसका नाम राजेश करना है। तो हम लोग उसका नाम राजेश कैसे कर सकते हैं? तो या तो हम लोग उसके लिए क्या करें, यहाँ पर जाएं और नॉर्मल इस जगह राजेश, इस जगह और इस जगह, इस जगह, इस जगह, ऐसे हर जगह उसका नाम राजेश करें। बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लेंदी हो जाएगी। और मान लीजिए हमारे पास से बहुत सारी लाइनें हैं, हमारी स्टोरी हम लोगों ने लिखी है, उसमें बहुत सारी लाइनें हैं ऐसी। तो हम लोग ऐसे कितनी जगह पे जाएंगे और अपनी लाइनों को चेंज करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंप्यूटर की मेमोरी में एक कंटेनर होते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। तो हमारी स्टोरी में क्या ऐसी चीज़ है जो हम लोग को चेंज करनी है, जो हम लोग की वैल्यू चेंज हो सकती है? तो वो है कैरेक्टर का नाम। या तो एक कैरेक्टर का नाम है जो चेंज हो सकता है, एक ही लोकेशन है जो चेंज हो सकती है, मे बी दिल्ली की जगह वो कोलकाता में हो, या उसका रोल है जो वो क्या बोलते हैं एचडी ना हो, कोई और रोल पे हो, फुल स्टैक पे हो, वो इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कुछ और हो सकता है नॉर्मल। तो एक काम करते हैं हम लोग नॉर्मल, लेकिन हम लोग अगर देखें यहाँ कि दिल्ली और एचडी तो हमारा एक ही बार आया है, तो हम लोग इसको चेंज करना जरूरी नहीं है, हम लोग इसको स्ट्रिंग में बना रहने दे सकते हैं ऐसे। बट जो अजय है वो 1 2 3 4 बार आया हमारी स्टोरी में। तो अगर हम लोग को नाम कभी चेंज करना पड़ा अपने कैरेक्टर का, तो हम लोग को 4 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सबसे पहले वेरिएबल का टाइप, डेटा टाइप जिसको बोला जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको डेटा टाइप पता होगा, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी पढ़ी है, और जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, डेटा टाइप वो होता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप वो होता है जो बताता है कि वेरिएबल भाई किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, कि एक नंबर स्टोर करेगा, कि स्ट्रिंग। जैसे अजय क्या है, अजय तो एक नाम है। नाम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो वैसे ही इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपने कैरेक्टर का नेम लिखना है। तो हम लोग उसका नाम कैर नेम लिख लेते हैं, ओके। और इसके बाद हम लोग इसमें नॉर्मल अजय लिख देते हैं जो हमारे कैरेक्टर का नाम है। और इसके बाद हम लोग की एक लाइन कंप्लीट होगी तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। तो बेसिकली हम लोग के कैर नेम में जो वैल्यू है तो वो क्या है, अजय। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जितनी जगह ये अजय लिखा हुआ है उस जगह पे ये कैर नेम लिख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल कैर नेम लिख देंगे। बट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कभी वेरिएबल नहीं है, ये एक तरह से अभी स्ट्रिंग ही मान रहा है इसको। तो हम लोग को नॉर्मल कोई भी एक स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ऐड करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स पहले हलो बंद कर देंगे, क्योंकि हलो को तो हम लोग को ऐसे ही चाहिए, और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्लस का साइन लगाएंगे, कैर नेम लिख देंगे। ओ सॉरी, ये कंप्लेन कर रहा है, सी मेरा कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कैर नेम लिख देंगे। और ये क्या करेगा, एक वेरिएबल है। तो देखिए इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये बोल रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का है कैर नेम। तो वैसे ही हम लोग को जितनी जगह भी लिखना है मैं वहाँ पे चेंजेस कर दूंगा इस टाइप से, और यहाँ पे मैं वापस से कैर नेम लिख दूंगा। वैसे ही मैं यहाँ पे अजय। तो अब देखिए हमारा प्रोग्राम हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार सेव करता हूँ और चला कर देखता हूँ कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए जब मैं इसको रन करूंगा तो जो हमारा आउटपुट है वो देखिए यहाँ पर आ चुका है, हेलो अजय, आई एम अजय, अजय लिव्स इन दिल्ली। तो लेट्स सपोज आपको मान लीजिए कभी आज नहीं तो कल नाम आपको चेंज करना है, तो आपको कुछ और नाम रखना है। मान लीजिए आपको नाम उसका विशाल रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विशाल नाम लिख के प्रोग्राम को सेव करूंगा कमांड एस से, और उसके बाद मैं यहाँ रन पे क्लिक करूंगा, और रन पे क्लिक करते ही हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में बस चेंज करके चारों जगह पे अपना आउटपुट चेंज कर दिया है। तो अब देखिए पूरी स्टोरी विशाल के लिए हो चुकी है। तो मान लीजिए कि आपको ये दोनों लाइनें सेम ही रहनी है। वेरिएबल का एक बहुत अच्छा रूल और है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। इवन वेरिएबल ही ये सजेस्ट करता है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो सकता है। तो हम लोग को ये दोनों लाइनों में लाइक हेलो विशाल, आई एम विशाल, ओके, ये दोनों लाइनें सेम रखनी है। बट मान लीजिए इसके बाद हम लोग को बताना है कि जो हमारा राजेश है वो दिल्ली में रहता है और वो एक एसटी है। तो हम लोग यहाँ नॉर्मल से कैर नेम को यहाँ पे राजेश लिख के सेव करेंगे, और यहाँ सेमी कॉलन जरूर लगाना। सेमी कॉलन लाइन टर्मिनेटर होता है। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं कि सेमी कॉलन मिस कर देते हैं।
पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और इसके बाद इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद जब आप देखेंगे आउटपुट में, तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 बार राजेश मिल रहा है, राजेश लिव्स इन दिल्ली एंड हेलो विशाल, आई एम विशाल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सबसे पहले कैर नेम को विशाल असाइन किया और 2 लाइनें प्रिंट कर दी। इस टाइम पे कैर नेम की वैल्यू क्या थी? विशाल, और यहाँ पे भी क्या थी? विशाल। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, कैर नेम को एक नई वैल्यू दे दी, राजेश। तो अब क्या हुआ, जो वैल्यू मैंने इसको पहले असाइन करी थी, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग इस सीरीज में आगे चल के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ कैर नेम को विशाल असाइन कर दिया और नीचे आके उसी कैर नेम वेरिएबल को एक नई वैल्यू असाइन कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जो उसमें पुरानी वैल्यू स्टोर थी वो उससे रिप्लेस हो गई। तो इसने नीचे आके कैर नेम में विशाल की जगह राजेश प्रिंट किया। तो गाइस हम लोगों ने नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में पता कर लिया कि वेरिएबल्स क्या होता है। बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक कंटेनर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। एक कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें एक ब्लॉक होता है और ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू अपनी स्टोर कर देते हैं और उस वैल्यू को हम लोग जब जरूरत होती है उस वेरिएबल के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उस वेरिएबल क्या होता है, एक टाइप होता है। टाइप क्या होता है, टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। तो लाइक जैसे कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में बात करी थी कि स्ट्रिंग एक टाइप होता है, डेटा टाइप होता है। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करेगा। तो जैसे कि विशाल जो है यहाँ पर वो एक स्ट्रिंग है, जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पर विशाल क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। जो मेन डेटा टाइप्स है इस हिसाब में हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कोड को हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सबसे पहला डेटा टाइप जो हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है कि नॉर्मल डेटा जो डबल कोट्स के अंदर है वहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं डेटा टाइप लिखूंगा स्ट्रिंग और यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, लाइक str बना लेता हूँ वेरिएबल, या नेम ही बना लेते हैं नेम, और इसके अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ विशाल, और यहाँ पे सेमीकोलन का हम लोग लाइन टर्मिनेटर का यूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। तो मान लीजिए आपको कभी सिंगल कैरेक्टर भी लिखना हो, लेट्स सपोज कि एक डेटा टाइप होता है यहाँ पर कैर। तो कैर होता है लाइक मान लीजिए कि हम लोग को किसी के ग्रेड स्टोर करने हैं। तो ग्रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर नॉर्मल ABC कुछ भी उसके ग्रेड हो सकते हैं, तो ABC कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैर और स्ट्रिंग में फर्क क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। तो वही मीन है, यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर के अंदर एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ए स्टोर कर लो या स्मॉल ए, कोई भी स्मॉल ए टू कैपिटल ए कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 नहीं हो सकते, सिंगल कोट्स के अंदर 2 वैल्यू हम लोग नहीं इस तरह से डाल सकते। उसके लिए हम लोग को डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। तो डबल कोट्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर ही लगेंगे सिर्फ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर वापस से ए कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप के डेटा टाइप पे आते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग और कैरेक्टर समझ लिया। अब हमारे पास जो अगला टाइप का डेटा होता है वो होता है नंबर्स। तो नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या करता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं इंट, शॉर्ट में लिखते हैं उसका इंट। तो इंट क्या करता है, कोई भी होल नंबर्स को स्टोर करता है। तो हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल का मीन्स है सैलरी। तो सैलरी कितनी है, तो लाइक हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, जो नंबर हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 30, तो 30 यहाँ पर क्या होगी, सैलरी। तो सैलरी में क्या वैल्यू होगी, 30। तो यहाँ पे जो इंटीजर होता है वो इंटीजर कोई भी होल नंबर हो सकता है, इधर इट बी माइनस और पॉजिटिव, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, बस डेसिमल नहीं हो सकता, लाइक 30.1 30.2। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल इंटीजर में डेसिमल स्टोर नहीं कर सकते। तो डेसिमल को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक अलग डेटा टाइप है जिसको बोला जाता है फ्लोट। तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल को स्टोर करने के लिए सिर्फ फ्लोट ही नहीं बल्कि 2 और डेटा टाइप है, फ्लोट और एक है डबल, और जो थर्ड है वो हमारे पास है डेसिमल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप पूछेंगे, जब 3 डेटा टाइप क्यों एक ही टाइप के नंबर्स के लिए। तो बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या है, प्रिसीजन का डिफरेंस है। लाइक कभी आप देखेंगे कि अगर आपको कभी भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो यहाँ से मून तक की, तो आप वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं डेसिमल के बाद 14-15 डिजिट तक। तो फ्लोट में क्या होता है, मोस्टली 6 to 7 डिजिट तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ज़्यादा हम लोग को प्रिसीजन की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ फ्लोट यूज़ करते हैं। और जैसे कि रुपए पैसे की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग डेसिमल या डबल जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लोट एक बनाता हूँ कि लाइक जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मार्क्स। तो जैसे किसी के मार्क्स है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26.5 या 34.5, कुछ भी लिख देता हूँ मैं इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर कर लेगा।
तो फ्लोट, ओह हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप इसको इस टाइप से नॉर्मल लिखेंगे तो ये फ्लोट को बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए आपको इसके आगे एफ और लगाना होगा। तो एफ क्या करता है, फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मल डबल लगा देंगे और इसके आगे से एफ हटा देंगे तो ये नॉर्मल डबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्लोट कर देंगे डेटा टाइप और इसके आगे आपने एफ नहीं लिखा तो ये आपको एरर देगा कि ये जो वैल्यू है ये डबल है और आप इसको फ्लोट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप एफ लगा दीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनको नॉर्मल प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग नॉर्मल कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके बाद उसके अंदर कोई भी मैं एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ नेम लिखा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हम लोग को यहाँ पर कंसोल में विशाल मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में और डिटेल में कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग में अपना मैनिपुलेशन करते हैं और कैसे स्ट्रिंग के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो होता है बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंग्वेज का। तो क्योंकि बहुत सारा डेटा जो हम लोग लेते हैं, कभी भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे या कभी भी आगे इस पे सी शार्प पे या किसी भी लैंग्वेज में आप काम करेंगे तो स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है वहाँ पर। तो हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग स्ट्रिंग में वेरियस कॉन्सेप्ट जो है हमारे उनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रिंग को कंसोल पर प्रिंट करते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग को कंसोल पर प्रिंट करने के लिए नॉर्मल हम लोग यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट और उसके बाद राइट लाइन। राइट लाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग को लिख देते हैं जो हमें कंसोल पर प्रिंट करनी होती है। लाइक हम लोगों को कंसोल पर कोड फॉर लाइफ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ नॉर्मल लिखूंगा और इसके बाद यहाँ पर रन पर क्लिक कर दूंगा और ये जो होगा हमारे आउटपुट को कंसोल पर प्रिंट कर देगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को कोई भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ str और इक्वल्स टू उसमें वैल्यू जो देता हूँ मैं देता हूँ कोड फॉर लाइफ। लाइक कोड फॉर लाइफ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये वैल्यू कट कर लेता हूँ कमांड x और यहाँ पर इसको वैल्यू दे देता हूँ और मैं इस str को इसके अंदर डाल देता हूँ। यहाँ कोड्स नहीं लगेंगे, str में डाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सेमीकोलन फिर से मिस कर गया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सेमीकोलन का खास ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगाऊंगा और इसको रन पर क्लिक करूँगा और इसके बाद देखिए हमारे कंसोल पर कोड फॉर लाइफ प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो होता है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग इंटीजर में 2+3 कर सकते हैं या 4+5 कर सकते हैं, वैसे स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि लेट्स सपोज कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोड फॉर लाइफ लिखा हुआ है और हम लोग को इसके आगे लिखना है कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो यहाँ मैं ऐसे सब्सक्राइब लिखूंगा और इसके बाद दोबारा से मैं जब इसको रन पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं हम लोग को कंसोल पर क्या आउटपुट मिलता है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग को कोड फॉर लाइफ और सब्सक्राइब उसी में लिखा हुआ मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ और ये देखिए इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगा और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड हो गया है। तो इस चीज़ को स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। तो मैं इसको वापस से वैसा ही कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि लेट्स सपोज मान लीजिए आपको ये स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ जाननी है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं या कितनी वैल्यूज़ हैं स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट्स के अंदर कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो उसके लिए एक मेथड होता है यहाँ पर डॉट लेंथ और यहाँ पे हम लोग डॉट लेंथ लिख के सेव करेंगे और इसको रन पर क्लिक करेंगे तो ये हम लोग को इस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। तो देखिए जैसे इसने 11 रिटर्न किया तो 11 रिटर्न किया। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर है इसके अंदर। तो अब मैं एक काम करता हूँ, तो ऐसी एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज कि जैसे कि यहाँ पे जो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में, लेट्स सपोज कि कोड और एफ और एल ये 3 लेटर हैं कैपिटल और मुझे मान लीजिए कि सारे लेटर्स जो है इसके उनको कैपिटल में करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो नॉर्मल यहाँ पर डॉट के बाद हम लोग यहाँ पर टू अपर एक फंक्शन होता है। तो वो टू अपर फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल रन पर क्लिक करूँगा इसके बाद और यहाँ पर देखिए जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है वो सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में। वैसे ही हमारे पास फंक्शन होता है एक टू अपर के अलावा टू लोअर। तो टू लोअर क्या करता है, नॉर्मल हमारे कोड के सारे कैरेक्टर्स को जो कैपिटल लेटर्स में लाइक सी एफ और एल इनको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग इसको करके फिर से रन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर str के बाद ये सबस्क्रिप्ट लगा के इन ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स को सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। सबस्क्रिप्ट लगाकर यहाँ पर 0 लिखें और इसको रन करें
तो आप यहाँ कंसोल पर देखेंगे कि हम लोग को आउटपुट में सी मिल रहा है। सी का मतलब क्या है कि ये कोड फॉर लाइफ का सी हम लोग को मिल रहा है। तो इसको बोला जाता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है? स्ट्रिंग जो होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होता है। लेट्स सपोज कि ये स्ट्रिंग है तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में इस टाइप से कुछ स्टोर होगी। ऐसे str एक वेरिएबल बना हुआ कंप्यूटर की मेमोरी में और उसके ब्लॉक असाइन हुए हैं 11 क्योंकि इसकी लेंथ जो थी वो 11 थी। तो और ऐसे इसमें जो 0th इंडेक्स होगी, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, उस पर सी होगा, जो 1 होगा उस पर ओ होगा, 2 पे डी और 3 पे ई और ऐसे 4 5 6 7 ऐसे पूरा लास्ट तक गया होगा और सारी वैल्यूज होंगी। तो अगर मैं देखूं कि f किस उस पे है तो जो c है वो 0 स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3 और f जो है वो 4 पे है। तो मैं अगर यहाँ पर 4 लिखूं तो ये देखिए मुझे f रिटर्न करता है कि नहीं, मैं ये देखता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे इसको रन कर देखते हैं। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो देखिए मुझे जो आउटपुट है, आउटपुट में f मिल चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्यूटर की मेमोरी में इंडेक्सेस में स्टोर होती है। उन इंडेक्सेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग के आगे बहुत यूज़ आएगा। तो इंडेक्स के साथ एक और हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि जैसा उसका नाम बता रहा है वो हम लोग को एक स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेता है और उस स्ट्रिंग का हम लोग को इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ लिख दूँ, इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि एक स्ट्रिंग लेता है इनपुट में और मैं अगर इसके अंदर f लिख दूँ यहाँ पर तो ये मुझे क्या करेगा, f का इंडेक्स का आई कैपिटल होता है। तो ये इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, मुझे यहाँ उस f का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। और मैं यहाँ नॉर्मल रन पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए मुझे इसने आउटपुट में 9 दिया। तो क्या ये f 9 पर है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी लेंथ 11 थी, हम लोगों ने देखी थी लेंथ में, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 10 पे होगा। तो आप लोग कहेंगे 10 पे क्यों? क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो 0 स्टार्ट है इसलिए 10 पे होगा, तो ये वाला 9th पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले फंक्शन की तरफ। जो हमारा अगला फंक्शन है वो है कंटेन्स। तो कंटेन्स क्या करता है? कंटेन्स नॉर्मल हम लोग को ये बताता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग है या नहीं। कि लाइक लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा है कोड फॉर लाइफ लाइक एन सब्सक्राइब, और मैं इसके बाद यहाँ str डॉट कंटेन्स करूँ और इसके अंदर मैं कंटेन्स का सी कैपिटल होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ पर नॉर्मल अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर लाइक है या नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉर्मल लाइक लिखूँगा और इसको कंटेन्स। तो मैं यहाँ पर लाइक लिखूँगा और देखूँगा कि ये यहाँ पर है या नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे इसने आउटपुट में ट्रू दिया। तो जो कंटेन्स होता है वो हम लोग को एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो बूलियन वैल्यू क्या होती है? इधर 1 और 0, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो ये जो फंक्शन है वो हम लोग को या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस, लाइक है उसमें या नहीं है। तो ये जो चेक होता है कि ये लाइक यहाँ पे इस स्ट्रिंग में है या नहीं है, ये चेक होता है कि ये केस सेंसिटिव चेकिंग होती है। लाइक लेट्स सपोज यहाँ L स्मॉल है और अगर मैंने यहाँ पर L कैपिटल कर दिया और मैंने इसको तब दोबारा से रन किया तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग को ये रिटर्न में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग का कोड जो है, हम लोगों ने चेकिंग के लिए जो स्ट्रिंग दी है, अगर वो केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल स्मॉल दोनों अलग अलग, मतलब केस को मैटर करता है, अपर केस लोअर केस उसमें मैटर करता है, तो वो वहाँ पर चेक करता है। तो इस तरह से हमारा कंटेन्स काम करता है। तो हमारा जो अगला फंक्शन है वो है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करता है? बेसिकली हम लोग को कभी कोई स्ट्रिंग में से कुछ छोटा सा पार्ट लेना हो, जैसे कि आपने सेट और सबसेट सुना होगा, वैसे स्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग जो होता है तो पूरी स्ट्रिंग में से हम लोग को कुछ स्ट्रिंग देता है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रिंग लिखते हैं। तो सबस्ट्रिंग लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर उसको इंडेक्स नंबर देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आपको रिटर्न करे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए, तो लाइक की जगह पर जब हम लोग काउंट कर लेते हैं 12 से वैल्यू चाहिए और इसके बाद हम लोग नॉर्मल यहाँ रन पर क्लिक कर देते हैं। तो जब आप रन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो आउटपुट आ रहा है वहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब ही लिख के आ रहा है। तो सबस्ट्रिंग क्या करता है? हम लोग को वहाँ से वैल्यू देता है। तो लेट्स सपोज कि हम लोग को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ही चाहिए, लाइक जैसे कि हम लोग को 12 के बाद लाइक ही सिर्फ चाहिए, तो 12 पे तो ये है, फिर 13, 14 और 15, तो यानी हम लोग को ई तक की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रिंग में एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं कि हम लोग को कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ लाइक वर्ड ही चाहिए। लाइक वर्ड में कितने कैरेक्टर है? 4। तो हम लोग को क्या चाहिए? 12 से स्टार्ट हो और 4 कैरेक्टर को प्रिंट करे। तो 4 कैरेक्टर को प्रिंट करने का मतलब कि हम लोग यहाँ 12,4 लिख देंगे नॉर्मल। तो हम लोग को ये सिर्फ लाइक से स्टार्ट करेगा, यानी L से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 4 कैरेक्टर नॉर्मल प्रिंट कर देगा। और 4 कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? रन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हम लोग को क्या आउटपुट दे रहा है।
तो जब हम लोग कंसोल पर देखेंगे तो ये हम लोग को सिर्फ लाइक ही आउटपुट में दे रहा है। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको डिटेल में देखें, ध्यान से देखें इस वीडियो को, और उसके बाद इनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आगे चलकर। तो अभी हम लोगों ने जाना स्ट्रिंग के बारे में, तो हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स से बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जो होता है, नंबर्स को हम लोग प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नंबर्स को हम लोग नॉर्मली कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर सिंपल नंबर को लिख के, लाइक मैंने यहाँ 4 लिखा और मैं यहाँ रन पर क्लिक करूँगा तो ये कंसोल पे नंबर को 4 को प्रिंट कर देगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 4 को प्रिंट कर दिया है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख देता हूँ, लाइक 4 + 3। तो ये क्या करेगा, कंसोल पर 4 + 3 को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करने की जगह 4 + 3 का जो इसको ऑपरेटर बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर, तो इन दोनों नंबर्स के सम को प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ इसको रन करके चला कर देखता हूँ क्या होता है। तो ये इस टाइप से यहाँ पर 7 को प्रिंट कर देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कंसोल एक काम करता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर प्लस के अलावा यहाँ पे मैं हम लोग माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 + 3 लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 4 + 3 × 2 भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देगा, जैसे कि बॉडमास का रूल चलता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद उसमें 4 ऐड कर देगा। तो 3 × 2 = 6 + 4 10 यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद मान लीजिए हम लोग को पहले एडिशन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट्स का साइन लगा के ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉडमास का रूल होता है उसमें ब्रैकेट्स पहले आते हैं और ऑपरेटर्स बाद में आते हैं। तो ये सब कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग होने लगता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अब यहाँ पे हम लोग के पास इंटीजर में, तो हम लोग के पास यहाँ पे नंबर्स में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है होल नंबर्स और दूसरा होता है होल नंबर्स जो कि होते हैं इंटीजर, जिसमें माइनस और पॉजिटिव कोई वैल्यू हो सकती है। लाइक यहाँ पर -40 और 40 हम लोग कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। और जो दूसरे टाइप के नंबर होते हैं उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल के लिए हमारे पास 3 डेटा टाइप्स थे, जो होते हैं फ्लोट, डबल एंड डेसिमल। तो फ्लोट, डबल, डेसिमल में डिफरेंस क्या था, वो होता है प्रेसिजन का डिफरेंस, कि डेसिमल के बाद वो कितने पॉइंट लेते हैं। और बाई डिफॉल्ट अगर हम लोग कोई भी नंबर डेसिमल के बाद लिखते हैं तो वो डबल ही होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4.1 और इसको मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ तो कंसोल पे हम लोग को 4.1 आउटपुट मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4.1 को हटाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार को 4.6 + 5.7 और इसको मैं अगर चला कर दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग को आउटपुट है वो यहाँ पर मिल जाएगा 10.3। तो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट है वो मिल जाएगा 10.3। तो अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे जो इंटीजर और डेसिमल होते हैं, इंटीजर और डेसिमल नंबर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो सी साहब है उन दोनों को डिफरेंट ही समझती है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से 0.6 हटा दूँ और ये दोनों नंबर, एक इंटीजर नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर को ऐड करूँगा, तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो एक डेसिमल नंबर ही होगा। लेकिन अगर मैं दोनों नंबर्स को इंटीजर कर दूंगा तो आउटपुट मुझे इंटीजर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल एक इंटीजर और एक फ्लोट नंबर का डिवीजन करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ और देखते हैं हम लोग को कंसोल पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो एक इंटीजर और एक इंटीजर के बीच में हो रहा है। 5 एक इंटीजर है और 2 एक इंटीजर है, तो हम लोग के 2 दे रहा है, ना कि 2.5 दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कभी भी 2 इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं किसी भी ऑपरेटर के थ्रू, तो आउटपुट हम लोग को हमेशा इंटीजर ही मिलता है। और हम लोग को अगर डेसिमल आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम लोग को कोई ना कोई वैल्यू को डेसिमल या डबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि 2.0 लिखते हैं तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर 2.5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू इंटीजर एक डेसिमल है। तो यहाँ पर आउटपुट जो है हम लोग को डेसिमल मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हम लोग को रिटर्न में रिमाइंडर देता है कि अगर कोई 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जब रन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो हमारे कंसोल पर आउटपुट आएगा वो आएगा 1। तो अब चलते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं और बात करते हैं कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को कभी कोई पावर लगानी है, 3 to power 6 या 2 to power 6 लगानी है, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे ऑपरेशंस करने। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हम लोग मैथ का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग को कभी किसी नंबर की पावर निकालनी है, लाइक हम लोग को 2 to power 2 निकालना है, कैसे होगा। तो हम लोग नॉर्मल यहाँ मैथ लिख के डॉट, इसके साथ हमारे पास एक फंक्शन होता है POW। तो POW क्या करता है कि 2 वैल्यू लेता है। यहाँ पर 2 वैल्यू क्या, पहला नंबर जिसके पावर करनी है और कितनी पावर करनी है। तो यहाँ 2 to power 2 जब हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोग को रिटर्न में देगा। तो यहाँ P कैपिटल है, तो यहाँ पे हम लोग 2 to power 2 लिखेंगे और इसको चला कर देखेंगे तो ये हम लोग को कंसोल में आउटपुट जो है 2 to power 2 यानी कि 4 दे देगा। तो हम लोग देखें यहाँ पर हमारा 4 आउटपुट आ चुका है।
तो वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि होता है ABS। तो ABS का मतलब होता है कि ABS क्या करता है कि हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी नंबर की। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि -36.7, तो ये हम लोग क्या करेगा, इस नंबर की 36.7 की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगी 36.7। ये देखिए हम लोग को मिल चुका है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू को हटा देता है, उसको पॉजिटिव बना रहने देता है। तो वैसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी एक फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट का फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम होता है SQRT, और इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं वो नंबर जिसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट मान लीजिए हम लोग को 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग यहाँ 9 लिखेंगे और नॉर्मल रन पर क्लिक करेंगे तो ये हम लोग को वो नंबर रिटर्न कर देगा जो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो जैसे कि 3, तो हम लोग को आउटपुट में 3 रिटर्न कर देगा। तो इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक math.max फंक्शन होता है। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये 2 वैल्यू लेता है और 2 वैल्यू में जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो बताता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक 2 वेरिएबल बना देता हूँ जो कि होगा एक इंट a इक्वल्स टू मैं यहाँ 20 लिखता हूँ और दूसरा वेरिएबल जो है b इक्वल्स टू मैं यहाँ 45 लिखता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ यहाँ, और मैं इसको a, b दे देता हूँ। तो जब मैं इसको सेव करके चलाऊंगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये मुझको वो आउटपुट देगा। तो यहाँ पे 45 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो टर्मिनल पे देखिए हम लोग को 45 मिल चुका है। तो वैसे ही मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है math.min, और इसको हम लोग जब चलाएंगे तो हम लोग को क्या करता है, मिनिमम वैल्यू देता है। और हम लोग आउटपुट में देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 20 रिटर्न मिल चुका है। तो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एक ही वैल्यू को जरा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 20.45 कर देता हूँ। तो अब ये इंटीजर से डेसिमल हो चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डबल बनाता हूँ और a = 24.45 लिख देता हूँ और b को इंटीजर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन अब मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। जो सेमीकोलन है वो लाइन टर्मिनेशन ही दिखा रहा है, तो हम लोग चाहे तो पूरा कोड अपना एक लाइन में ही ऐसे करके लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सेमीकोलन है वो कंपाइलर को बताएगा हाँ भाई यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन होता है math.floor। तो math.floor क्या करता है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ। यहाँ पे जब आप a देंगे तो ये इसको उसके लोअर बेस वैल्यू पे ले आता है। अगर कोई डेसिमल वैल्यू लाइक इसे 21.45 है तो इसको 20 कर देगा, और मैं यहीं पे अगर इसको 24.55 कर दूं और इसको मैं रन करूंगा तो भी ये इसको 20 ही करेगा। अगर ये 20 के से ऊपर होती तो ये लाइक लेट्स सपोज हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है और हमको उसको उसके क्लोजेस्ट लोअर क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू में लाना है, तो वहाँ पे हम लोग फ्लोर वैल्यू यूज़ करें। लाइक हमारे पास 20.97 वैल्यू है और हम लोग को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग वहाँ पर फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं, तो उसको क्लोजेस्ट बेस वैल्यू पे ले आएगा। तो वैसे ही हम लोग के पास पाई को यूज़ करने के लिए एक और फंक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे math.normal पाई लिख के पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो math.py में अगर यहाँ पे लिख के प्रिंट करूँगा तो ये कंसोल पे हम लोग को पाई की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर कंसोल पे हम लोग को जो आउटपुट आएगा, ये देखिए पाई की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है हम लोग को। तो ये थे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन। तो यूजर इनपुट्स क्या होता है कि हम लोगों ने अब तक जितना भी प्रोग्राम लिखे, जितने भी वो लिखे, वेरिएबल में सारी वैल्यू खुद से असाइन करी। जैसे कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में भी डबल इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू हम लोगों ने खुद से असाइन करी। तो लेट्स सपोज कभी ऐसा होता है कि हम लोग यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कोई भी नंबर। लेट्स सपोज कि यूजर चाहता है कि हम एक कैलकुलेटर बनाए 2 नंबर का और उन दोनों का सम कर 2 नंबर का सम रिटर्न करे जो। तो ठीक है भाई, ऐसा कैसे करेंगे, तो हम लोग यूजर से नंबर या यूजर से कोई भी स्ट्रिंग कैसे इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों को अगर कुछ भी कंसोल पर प्रिंट करना होता है तो हम लोग क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, console.writeLine। तो अगर हम लोग को यूज़र से कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे console.readLine। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से उसका नाम लेंगे इनपुट, और यूज़र से उसका नाम लेंगे और उसकी सैलरी लेंगे और उसको बताएंगे कि हेलो सुनील, योर सैलरी इज इंक्रीमेंटेड बाई 50 रुपीज़। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले यूजर से उसका नाम इनपुट लेते हैं। तो नाम इनपुट क्या होगा, नाम होगा जो स्ट्रिंग होगी। तो हम लोग स्ट्रिंग और एक नेम टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग नाम यूजर से इनपुट लेंगे। तो नाम इनपुट लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ इनपुट लेने के लिए console.readLine का हम लोग यूज़ करेंगे। console.readLine लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, नेम में जो यूजर वैल्यू देगा वो हम लोग को मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसकी सैलरी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग एक बना लेते हैं उसकी सैलरी। ओके, तो अब सैलरी क्या होगी उसकी, सैलरी में हम लोग यहाँ पे वापस से console.readLine लिखूंगा मैं यहाँ, और सॉरी यहाँ मैं फिर से console.readLine लिखूंगा, रीड का आर कैपिटल, और इसके बाद यूजर से दोनों नंबर लूँगा और उसके बाद उसको क्या बताऊँगा यूज़र को कि आपका नाम जो है हेलो जो भी नाम हो विशाल, और उसके बाद योर सैलरी इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 50 रुपीज़। तो उसके अब मुझे ये आउटपुट प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, console.writeLine
और राइट लाइन के अंदर मुझे क्या क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले तो हेलो प्रिंट करना है। तो मैं डबल कोट्स के अंदर चालू करता हूँ लिखना, यहाँ पे मैं हेलो लिखूंगा, हेलो के बाद मैं एक स्पेस दूंगा और उसके बाद यहाँ प्लस लगाऊंगा और मुझे नेम प्रिंट करना है। तो नेम प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ वेरिएबल का नेम नॉर्मल नेम लिखूंगा, प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा, इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। उसके बाद मुझे दूसरी स्ट्रिंग और लिखनी है, दूसरी स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे ये डबल कोट्स लगाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर योर सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय योर सैलरी, और इसके बाद मैं यहाँ पर उसकी सैलरी लिखना चाहता हूँ लेट्स सपोज। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि नॉर्मल यहाँ पर प्लस के साथ और उसकी सैलरी प्रिंट करा दूंगा, योर सैलरी। ओके, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ ताकि अगली लाइन में आपको समझ में आए। योर सैलरी ऐसे प्लस इंक्रीज बाई 50 रुपीज़। ओके, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को ये कोड अब समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यूजर से एक नाम इनपुट लिया नेम में, और उसका यूजर से एक सैलरी ली, और उसके बाद क्या किया कि हेलो, और यहाँ पे नेम प्रिंट होगा। मान लीजिए यूजर ने मुझे नेम विशाल दिया है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ नाम प्रिंट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से प्लस लगाता हूँ, योर सैलरी ऐड करता हूँ, तो यानी कि हेलो विशाल योर सैलरी प्रिंट करता हूँ 10,000 जो भी है उसकी, और इंक्रीज बाई 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ से बढ़ गई है। और उसके बाद मैं इसको एक बार चला कर देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो जब ये चलेगा तो देखिए ये हम लोग को बोलेगा, तो ये टर्मिनल हमारा ओपन हो गया और ये यहाँ पर कर्सर रुक गया है। तो ये क्या कह रहा है, हम लोग से एक इनपुट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर विशाल लिखा, विशाल लिख कर हम एंटर मारेंगे, और ये हम लोग से अब दूसरी लाइन मांग रहा है जो कि उसकी सैलरी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसकी सैलरी ऐसे 10,000 लिख देता हूँ। ओके, और मैं जब एंटर मारूंगा तो देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिला, हेलो विशाल योर सैलरी 1,000 इज इंक्रीज बाई 50 रुपीज़। तो ये था हमारा प्रोग्राम। पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जो विशाल है कि वो यूज़र से हमसे क्या मांग रहा है, वो प्रोग्राम क्या मांग रहा है, चीज़ समझ नहीं आ रही। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग नाम लेंगे तो यूज़र से कहेंगे कि भाई हाँ मतलब कि अपना नाम बताओ। तो सबसे पहले हम यूज़र को बता देंगे यहाँ पर लिख के कंसोल डॉट ऐसे राइट लाइन। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर राइट और राइट लाइन में एक डिफरेंस होता है। राइट लाइन क्या करता है, राइट लाइन कंसोल पर एक लाइन प्रिंट करता है और उसके बाद कर्सर का जो पॉइंटर होता है हमारा ब्लिंक कर रहा होता है उसको अगली वाली लाइन पे पहुंचा देता है। और राइट क्या करता है कि पूरी लाइन को प्रिंट करता है और कर्सर वहीं रुक जाता है। तो हम लोग यहाँ पर राइट यूज़ करेंगे ताकि जो यूज़र है वो अपना नाम उसी लाइन में आगे लिख पाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पर यूज़र से उसका नाम मांगूंगा और इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा, और ऐसे ही यहाँ पर मैं उससे यूज़र से उसकी सैलरी मांगूंगा कि उसकी सैलरी कितनी है। तो कंसोल डॉट यहाँ पे भी मैं राइट का ही यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर योर सैलरी, और इसके बाद यहाँ पे कोट्स लगा के एक सेकेंड मैं यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ, और इसके बाद यहाँ सेमीकोलन। और यहाँ पर जो देखिए योर नेम और सैलरी के बाद देखिए स्पेस नहीं आ रहा 1000 और उसमें। तो मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर भी एक स्पेस दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को दोबारा से रन करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। तो जब ये आउटपुट आएगा तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर योर नेम, और ये देखिए हमारा जो कर्सर है वो यहीं पर ही रुका हुआ है। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ विशाल, और ये इसने देखिए एंटर मारते ही दोबारा बताया एंटर योर सैलरी। तो सैलरी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 100 दे दिया और एंटर दबाया, तो ये देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो लिख क्या है, हेलो विशाल योर सैलरी 100 इज इंक्रीज बाई 50 रुपीज़। तो हमारा ये कोड है कितनी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अब एक काम करते हैं कि हम लोग, अब यहाँ पर एक बात है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये स्ट्रिंग इनपुट लिया उस तरह से हम लोग यहाँ पर इंटीजर इनपुट नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जो अभी यहाँ सैलरी लिया वो एक स्ट्रिंग है। अगर आपको ये चीज़ टेस्ट करनी है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग को हटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो हमारी ये सैलरी है, सैलरी प्लस और जो हम लोगों ने 50 लिखा था 50 लिख देता हूँ। जैसे कि जो इसने 100 इनपुट दिया था वो एज ए स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाया था सैलरी को। तो सैलरी जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो 100 जो है वो सैलरी के अंदर इस टाइप से सेव है 100। और अगर हम लोग कभी भी कोई स्ट्रिंग में 100 प्लस ऐसे दूसरी स्ट्रिंग ऐड करते हैं 50, तो जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो इस टाइप से 150 मिल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको ऐड करके देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर क्या आउटपुट मिलता है इस टाइप पे। जब हम लोग इसको रन करेंगे सबसे पहले, तो ये कह रहा है सबसे पहले अपना नाम दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर C# में कमेंट करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैंने मल्टी लाइन कमेंट कैसे किया, तो मैं सारे कोड को सिलेक्ट किया और कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाया। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा के इतने कोड को, मल्टी लाइन कोड्स को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रन पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ जाके नॉर्मल रन पर क्लिक करूँगा, तो ये सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा से रन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझसे रीड लाइन पे बोल रहा है कि सैलरी दो, तो मैंने यहाँ सैलरी में इसको 100 दे दिया और मैं जब एंटर दबाऊंगा तो आउटपुट में देखिए मुझे 150 मिल जाएगा। सी साहब क्या कर रही है कि पहली वाली स्ट्रिंग है तो दूसरी वाली को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रही है, तो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड कर दे रही है। तो अगर मुझे कभी, अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ, अगर मैं 100+50 लिखता हूँ तो ये दोनों अब इंटीजर है, और मैं अगर इसको ये लाइन भी कमेंट कर दूँ और इसके बाद मैं इसको आपको चला के दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग को आउटपुट में 100+50 150 मिला है। पर यही अगर मैं यहाँ पर एक ये चीज़ कोड्स के अंदर लिख दूँ इधर पे और इधर पे भी, और इसको चला के दिखाऊँ तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो 150 अलग अलग मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह ऐड नहीं कर सकता है। पर लेट्स सपोज कि हम लोग को कभी कोई स्ट्रिंग में ऐसे नंबर है और उनको हम लोग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग को कभी भी अगर हम लोग को कोई भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग के पास एक मेथड होता है कन्वर्ट डॉट, और उसके कन्वर्ट डॉट और उसके बाद हम लोग उसका टाइप लिखते हैं। तो टाइप लिखने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं 2 int 32, तो हम लोग यहाँ पे 2 int 32 इस टाइप से लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे जो हम लोग को लिखना होता है। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ 50 के साथ करेंगे। तो 50 के साथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट डॉट, उसके बाद 2 int 32 और उसके बाद इसको सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर देंगे। मैं इसको अगले लाइन में ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चला कर दिखाता हूँ आपको कि हमारा आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है। पहले ये 150 आ रहा था, अब मैं इसको चलाऊँगा तो आउटपुट में आप देखेंगे हम लोग को 150 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। तो वैसे ही जब भी हम लोग कभी भी कोई भी रीड लाइन से कोई भी इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो मैं एक काम करता हूँ इस सारे कोड को अनकमेंट कर देता हूँ एक बार और इस चीज़ को हटा देता हूँ। और हम लोग यूज़र से रीड लाइन में कभी भी कोई भी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इंटीजर भी लिख दूँ ऐसे इंट सैलरी, तो ये देखिए यहाँ पर एरर देने लगा। तो एरर क्यों दे रहा है कि जो सिस्टम डॉट कंसोल है ये जो इनपुट लेता है स्ट्रिंग लेता है और हम लोग उसको टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ सैलरी में। तो सैलरी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर एरर दे रही है। तो हम लोगों ने अभी इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखा, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट का सी कैपिटल कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इस जगह पे भी ब्रैकेट लगाएंगे और 2 का टी कैपिटल और इसके बाद हम लोग का ये इनपुट जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि जो सैलरी है उसको हम लोग 50 से इंक्रीज़ कर दें। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर मैं लिखूँ कि ऐसे योर नहीं, पहले मैं एक काम करता हूँ यूज़र का नाम लिख देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ हेलो और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा, कोट्स लगाऊंगा, ब्रैकेट, उसके बाद यूज़र का नेम प्रिंट करूँगा, नेम, फिर से प्लस लगाऊंगा और दूसरे वाले में मैं यहाँ लिखता हूँ विशाल आ चुका होगा यहाँ पे, हेलो विशाल। उसके बाद फिर यहाँ मैं लिखता हूँ योर, उसके बाद मैं सैलरी इज़ और उसके बाद मैं यहाँ पे सैलरी प्रिंट करूँगा उसकी और इसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पे उसकी सैलरी प्रिंट करने के लिए मैं लिखूँगा सैलरी अब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है और उसमें मुझे 50 बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे सैलरी प्लस 50 नॉर्मल लिख के लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा और मैं इस कोड को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और ये देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है और मैं इसको एक बार चला कर दिखाता हूँ आपको कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले उसने उसका नाम मांगा, तो नाम के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विशाल और एंटर मारेंगे और जो सैलरी होगी हमारी सैलरी में हम लोग वैल्यू डालते हैं, लेट्स सपोज 50 और एंटर मारते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है ओके, सो 50-50 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग के पास आगे भी एक स्ट्रिंग थी। तो हम लोग के पास आगे भी एक स्ट्रिंग थी इसलिए 50-50 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ही सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 50 कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सैलरी की वैल्यू को 50 से इंक्रीज़ कर दे रहे हैं और इसको हम सेव करते हैं और दोबारा से चला कर देखते हैं। माफ़ कीजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। और इसके बाद हम इसको चला कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से उसका नाम लिखता हूँ विशाल और उसके बाद उसका सैलरी लिखता हूँ 50 और इसके बाद एंटर मारता हूँ। देखिए विशाल, हेलो विशाल, योर सैलरी इज़ 100। तो ऐसा क्यों हो रहा था जो मैंने अभी किया वहाँ पर? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग राइट लाइन के अंदर कुछ भी ऐसे आगे वाली स्ट्रिंग है, सपोज कि यहाँ 100 है और हम लोग अगर उसमें कभी 50 ऐड करेंगे ऐसे, तो ये 150 हो जाएगा। भले ही 50 जो है वो एक इंटीजर है लेकिन वो फिर भी 150 अलग अलग प्रिंट करेगा आगे वाली स्ट्रिंग है इसलिए। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग का आगे वाला जितना भी पार्ट था वो स्ट्रिंग था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे उसमें एक इंटीजर पीछे उसके ऐड कर रहे थे और वो इंटीजर्स को वापस स्ट्रिंग में ऐड कर रहे थे, तो सबको एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान से समझ लें और आगे ऐसी गलतियाँ ना करें।
तो चलिए मैं क्या काम करता हूँ, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर लेंगे और उनका एडिशन करेंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में एक छोटा सा कैलकुलेटर जो क्या करता होगा, 2 नंबर का एडिशन करता होगा। तो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर्स कहेंगे हाँ भाई 2 नंबर दो हमको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले यहाँ पर कंसोल लिखते हैं, कंसोल डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा राइट लाइन। और राइट लाइन में मैं राइट लाइन नहीं लिखता हूँ, मैं राइट लिखता हूँ ताकि कर्सर जो हमारा है उसी लाइन पे बना रहा है। राइट में यूजर्स कहता हूँ भाई एंटर द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसके बाद यूज़र हम लोग को क्या करेगा, यहाँ पर पहला नंबर देगा। पहला नंबर हम लोग रीड करने के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर नंबर मांगेंगे। नंबर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग नंबर नाम के एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें रीड करते हैं। तो नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर हम लोग का यहाँ से जो रीड लाइन से हम लोग रीड करते हैं वो स्ट्रिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट, उसके बाद टू इंट 32, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंसोल से आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ कंसोल डॉट, और हम लोग इनपुट लेने के लिए आउटपुट कंसोल से इनपुट ले लेंगे। और इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीड लाइन। रीड लाइन यहाँ पर लिखेंगे और रीड लाइन के बाद हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना दूसरा नंबर लेंगे। तो और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ सेकेंड नंबर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम num2 कर देता हूँ, और यहाँ पर सब कुछ सही हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर के सम को यूजर को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने के लिए मैंने लोग क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर नॉर्मल num1 प्लस num2 मैं प्रिंट कर दूंगा, num1 प्लस num2, और यहाँ सेमीकोलन लगा के मैं इस कोड को चलाता हूँ और देखते हैं हम लोग के पास आउटपुट क्या आता है। तो भाई सबसे पहले कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं दे देता हूँ 10, और इसने कहा एंटर सेकंड नंबर, तो मैं दे देता हूँ 20। तो जो हमारा आउटपुट है वो इसने 30 दे दिया है। तो एक बार मैं फिर से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। इस प्रोग्राम में एक बग है, उस बग को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ दे दिया भाई 12, ठीक है। इसने कहा एंटर सेकंड नंबर, तो मैं सेकंड नंबर में काम करता हूँ 23.5 लिख देता हूँ, और मैं एंटर दबाऊंगा, और देखिए ये कोड जो है क्रैश कर गया है और यहाँ पर ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसने खुद ही हम लोग को एक एक्सेप्शन दिखा दी है। तो इससे पता लगता है कि हमारा कितना अच्छा आईडी है, या इसने हम लोग को बता दिया है कि क्या एरर है। तो हम लोग अगर एरर पढ़ेंगे, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने जो इनपुट दिया वो डबल था, और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कन्वर्ट डॉट टू इंट जो होता है वो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करता है। तो लेकिन जो हम लोग के पास आ रहा है वो तो क्या डबल आ रहा है, एक डबल स्ट्रिंग है, तो वो क्या करता है, डबल आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रीड लाइन इस जगह पे मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ, और इसके बाद क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जो ये रीड लाइन है ये क्या कर रही होगी, 32.6 को ले रहा होगा, ये 2 इंट क्या कर रहा होगा, उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा होगा उसको, क्योंकि वो एक डबल टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोग इंटीजर चाहिए हम लोग को। तो इसके सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पर इनको डबल बना दें, और DOBLE डबल बना दें, और यहाँ पर 2 इंट में कन्वर्ट ना करके हम लोग यहाँ पर कोड को 2 डबल में कन्वर्ट कर लें, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ कर लें 2 डबल। क्योंकि जो भी हम लोग कभी भी एडिशन ये सब करते हैं तो हम लोग को प्रिसाइज होना पड़ता है। अगर किसी ने डेसिमल इनपुट दे दिया तो हम लोग उसको डेसिमल आउटपुट ही देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन पे क्लिक करूंगा। अगर कभी भी हम लोग के पास तो हम लोग का टर्मिनल जो है वो बंद हो गया था, इसको मैं दोबारा से रन पे क्लिक करता हूँ। तो जो हमारा कंसोल पे मांग रहा है पहला नंबर, तो मैं 12 लिखता हूँ और वापस से यहाँ पर लिखता हूँ 36.5 लिख देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। देखिए जो इसने आउटपुट दे दिया हमको 48.5 दे दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको कभी भी अगर आपके पास कोई यूज़र डबल का इनपुट दे देगा तो इसलिए आप वेरिएबल्स को डबल बना दीजिए करिए जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज है ऐसी। नहीं तो अगर आपको फिक्स पता हो कि इंटीजर है तो आप उसको इंट ही बना रहने दे सकते हैं। तो अब हम लोग एक छोटा सा गेम टाइप का खेलने जा रहे हैं जिसमें हम लोग यूजर से उसकी फैमिली के बारे में डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम और उसके भाई का नाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि और उसको हम लोग कंसोल पे प्रिंट करेंगे। योर फैमिली हैज 3 मेंबर्स, योर ब्रदर इज दिस, योर मदर इज दिस एंड योर फादर इज दिस। और उसके बाद प्रिंट करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना कंसोल पे सेट कर लेते हैं हम लोग को क्या क्या प्रिंट करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर हम लोग राइट लाइन और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस यूज़र को
सबसे पहले बोलते हैं कि योर फैमिली हैज़ 3 मेंबर्स। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे और मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ नीचे और इसको मैं 3 बार प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें प्रिंट करनी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम और तीसरा ब्रदर्स नेम। ओके, मैं यहाँ मैं 3 जगह यूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर, यहाँ लिख देता हूँ फादर्स, अभी के लिए फादर्स नेम इज, मैं एक स्पेस देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा योर ब्रदर्स और यहाँ पर मदर्स, तो MOTHERS। तो लेट्स सपोज का नाम अभी कुछ भी, फादर्स का नाम XYZ है और जो मदर्स उनका नाम भी कोई कुछ भी हो सकता है XYZ, और जो यहाँ पर है ब्रदर्स का नाम भी XYZ है। तो हमको क्या करना है, यूजर से 3 वैल्यू लेनी है। तो 3 वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उन तीनों वेरिएबल्स को हम यहाँ XYZ की जगह पर प्रिंट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले यूजर को बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा console.writeLine और यूजर को बताता हूँ कि एंटर योर फादर्स नेम। तो एक काम करता हूँ मैं, और इसके बाद मैं यहाँ पर यूजर से जो इनपुट आ रहा है उसको मैं स्टोर करा लेता हूँ। तो फादर्स नेम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे मैं f नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें फादर्स का नेम स्टोर करा लूंगा। तो स्ट्रिंग इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.readLine और रीड लाइन के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो हमारे पास फादर्स का नेम आ चुका है। सेम चीज मैं क्या करता हूँ, इन लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर मदर्स नेम, MOTHER, एंटर योर मदर्स नेम, और यहाँ पे मैं F नेम की जगह M नेम कर देता हूँ। यहाँ ब्रदर्स के लिए मैं यहाँ पे B नेम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ मदर्स की जगह ब्रदर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब मेरे पास एक चीज़ और मैं करता हूँ, यहाँ राइट लाइन दिया, राइट लिख देता हूँ, जिससे कि जो हमारा इनपुट वाला बार ब्लिंक करता है जो, तो वो कर्सर उसी लाइन पे रहे, अगली लाइन पे ना है। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका। चलिए हम लोग इसको एक बार चला के देखने से पहले, यहाँ पर एक बग रह गया है छोटा सा, कि हम लोग ने यहाँ XYZ छोड़ दिया, तो हम लोग को यहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव नाम भी प्रिंट करने हैं। जैसे कि फादर्स नेम है तो फादर्स नेम के साथ हम लोग को यहाँ पर प्रिंट करना है। तो जैसे फादर्स नेम हम लोगों ने लिया है F नेम पे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे F नेम, F का F कैपिटल है, और उसके बाद मदर्स नेम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर M नेम, NAME, और सेम हम लोग यहाँ ब्रदर्स नेम में लिखेंगे ब्रदर का नेम। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे B नेम, और इसको सेव कर देंगे। अब इसको हम लोग चला कर देखते हैं सबसे पहले कि आउटपुट क्या आता है। तो हमारा यहाँ पे कंसोल ओपन होगा और कंसोल पर कंसोल पे सबसे पहले हमारे फादर का नेम मांग रहा है। तो हम लोग फादर का नेम देते हैं। तो जैसे फादर का नेम हम लोग मान लेते हैं कुछ भी है, तो यहाँ फादर का नाम मैं लिख देता हूँ सुनील, और जो मदर्स का नेम है, मदर्स का नेम मैं कुछ भी लिख देता हूँ सुजाता, और जो ब्रदर्स का नेम है, ब्रदर्स का नेम मैं लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पर लाइक प्रखर, और एंटर मारता हूँ। तो देखिए जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है, फादर्स नेम में सुनील, मदर्स नेम में सुजाता और ब्रदर्स नेम में प्रखर। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपना पहला एक छोटा सा कोड लिखा जो कि मल्टीपल आउटपुट यूजर से लेता है और उनको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के थ्रू कंसोल पर प्रिंट करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक छोटा सा गेम बनाया था जिसमें हम लोगों ने क्या, यूजर से इनपुट फैमिली मेंबर्स के नेम लिए थे और फैमिली में कितने मेंबर्स थे वो सब बताया था, और उसके नाम और वो सब प्रिंट किए थे, नाम, ब्रदर्स नेम, मदर्स नेम। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का टास्क है, हम लोगों ने सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिया, हम लोग चलते हैं थोड़े से एडवांस टॉपिक की तरफ। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि सीसाप में एरेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एरे क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता। तो बेसिकली एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा आइटम्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एरे जो होता है कि उसमें एक ही टाइप के बहुत सारे डेटा को कंबाइन किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि हम लोग को, हमारे पास 10 नंबर है, हम लोग को 10 नंबर को स्टोर करना है, तो हम लोग चाहें तो 10 डिफरेंट वेरिएबल बना सकते हैं, या एक ही वेरिएबल नेम में 10 वैल्यू डाल सकते हैं, तो एरे बना के उसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोड हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे मान लीजिए कि मुझे 10 नंबर स्टोर करने हैं वेरिएबल के अंदर। नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 नंबर स्टोर करने हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, या तो मैं यहाँ चाहूँ तो ऐसे 5 वेरिएबल बनाऊँ ABCD ऐसे करके, तो बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा करने से क्या, कोड का रिपीटिशन बढ़ा रहा है। रिपीटिशन मतलब कि हम लोग बार बार वेरिएबल्स बना रहे हैं जो कि हम लोग को जिनका नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। तो एरे बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इंट और 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये एरे को डिनोट करता है कि ये एक एरे है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एरे को एक नाम देते हैं। तो एरे का नाम लेट्स सपोज हमने आर दे दिया, या छोड़िए हम लोग यहाँ पे इसका नाम इवन नंबर दे देते हैं कि हम लोग इसमें सारे इवन नंबर स्टोर करेंगे इक्वल्स टू। तो अब हम लोग के पास ये इवन नंबर जो है वो एक एरे बन चुका है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज देनी है। तो हम लोग को 5 इवन नंबर्स के अंदर देने हैं। तो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वैल्यू देने को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ करली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम लोग वैल्यू देते हैं नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ सेमीकोलन। तो ये देखिए जो हमारा इवन नंबर है वो इनिशियलाइज हो गया है। और लेट्स अगर हम लोग को प्रिंट करनी हो इसकी सारी वैल्यू, तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखकर इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इवन नंबर लिख दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे प्रिंट नहीं होगा। तो इवन नंबर जो क्या है, इवन नंबर एक एरे है और एरे के अंदर, एक ही एरे के अंदर हमारे पास 5 वैल्यू स्टोर है। तो हम लोग को अब उसमें से कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, ये भी साथ साथ बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। जिस लोगों ने पहले भी ये कोर्स पढ़ा होगा, तो पहले कोर्स में मैंने बताया था स्ट्रिंग में भी हम लोग ऐसे इंडेक्स के थ्रू वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है वो 0th पोजीशन पे होगा और जो 4 है वो 1th पोजीशन पे, ऐसे सारे 10 जो है वो 4th पोजीशन पे होगा। जिन्होंने स्ट्रिंग वाला पार्ट मेरा पढ़ा है तो उनको पता होगा कि मैंने कैसे इंडेक्स के थ्रू वैल्यू एक्सेस करी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे 0 लिखूंगा और देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ और देखिए जो कंसोल है, कंसोल पे हम लोग को 2 आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा 0 पे 2 है, ऐसी 4 1 पे और 6 3 पे, ऐसे 2 पे और 8 3 पे और 10 जो है वो 4 पे होगा। तो इस टाइप से हमारी वैल्यू स्टोर होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि, लेकिन एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये एरे बनता है वो सेम डेटा होता है। हम लोग यहाँ पर 10.6 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर 10.6 लिखा तो ये हम लोग को एरर देगा। तो एरर के ऊपर आप जाके देखेंगे तो ये बताएगा कि ये डबल नहीं है, कैन नॉट असाइन डबल, क्योंकि डबल टू इंट कन्वर्जन नहीं कर सकता है। तो ये सेम डेटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ साथ किया। डिक्लेरेशन क्या बोलते हैं कि किसी भी वेरिएबल को बनाना या एरे को बनाना, किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना, और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, उसको तुरंत वैल्यू देना। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल मान लीजिए हम लोग स्ट्रिंग एरे बनाते हैं और उसमें वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, उसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को कभी कोई वैल्यू ऐसे डिक्लेयर करना हो, कोई भी वेरिएबल, तो हम लोग स्ट्रिंग एरे, तो हम लोग कोई भी जितने भी डेटा टाइप मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग, फ्लोट, डेसिमल, डबल और बूलियन, कि सबके आगे आप ऐसे साइन लगा के उनके एरे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रिंग लिखूंगा और एरे का नाम मैं लिख देता हूँ str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लिख के, और यहाँ पे वापस से मैं एरे का साइन लगा के यहाँ पे एरे बना सकता हूँ। तो इसके अंदर मुझे साइज स्पेसिफाई करना होगा कि कितनी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, अगर हम लोग को उसको इनिशियलाइज नहीं करना है। यहाँ पे तो हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया, तो इसको अपने आप इवन नंबर्स को पता लग गया होगा कि हाँ भाई यहाँ पर 5 वैल्यू स्टोर होंगी, तो ऐसे यहाँ पर 5 आ गया होगा बाई डिफॉल्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, इसको नहीं पता लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 लिख देंगे ऐसे। तो अब ये क्या करेगा, str एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का जो अपने अंदर 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो अगर हम लोग को अब इसको बाद में कभी कोड में इनिशियलाइज करनी है, उसमें वैल्यू str में कोई वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग वहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, लाइक str ऑफ 0 लिख के यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चाहूँ तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, लाइक विशाल, और उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ str ऑफ 1 इक्वल्स टू, और वैल्यू में यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं प्रखर डाल दूँ और सेमीकोलन। तो ये देखिए हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और मैं यही चीज़ को प्रिंट करने के लिए कंसोल पर अगर प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पर str और ब्रैकेट में अगर मैं 1th वैल्यू को प्रिंट करा कर देखूँ यहाँ पर कंसोल पर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कंसोल में, ये देखिए यहाँ पर कंसोल में 10 और प्रखर प्रिंट हो गया है, क्योंकि ईवी नंबर हम लोग 4 प्रिंट कर रहे हैं, तो 4 पे 10 है और str 1 पे प्रखर है। तो इस तरह से एरे काम करता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में। सो हेलो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं कि और हम लोग उनका कैसे यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि जब लोग किसी कंडीशन के हिसाब से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम लोग वहाँ पर कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम लोग को इवन नंबर का प्रोग्राम लिखना है। तो इवन नंबर कैसा, अगर नंबर इवन है हमारा, तो हम लोग यूजर को बताएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा नंबर जो तुमने इनपुट किया है वो इवन है, नहीं तो बता देंगे उसको वो ऑड नंबर है। तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ एल्स की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम का, और इसमें क्या करेंगे, यूजर से नंबर इनपुट लेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर
इसमें खुद से ही नंबर दे देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इंटरनल लिखता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर मैं 10 और ओके। और मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये नंबर इवन है तो मैं यूजर को बता दूँ दिस इज अ इवन नंबर, और अगर ऑड है तो मैं बता दूँ दिस इज अ ऑड नंबर। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा इफ और यहाँ पर चेक करूंगा नम मॉड्यूलो वाई। मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो एक ऑपरेटर होता है जो हम लोग को क्या बताता है, मॉड्यूलस, यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर को, अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर हम लोग यहाँ 10 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं तो ये हम लोग को रिटर्न करता है रिमाइंडर। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। और अगर यही मैं यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 लिख दूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 1, 3 3 या 9 और रिमाइंडर बचा 1। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेगा, ये नम मॉड्यूल बाई 2 लिखेगा तो ये हम लोग को क्या देगा 0। और इसके बाद हम लोग एक और ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसको बोला था कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, डबल इक्वल्स टू क्या करता है, चेक करता है कि ये जो नंबर है, यानी कि अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेट होगा नम मॉड्यूलो बाई 2, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 0। तो हम लोग चेक किया है 0 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि क्या 0 के इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो हम लोग को इफ एल्स की सिचुएशन होती है कि इफ एल्स क्या होता है कि इफ यहाँ पर अगर ट्रू है तो इफ का अंदर का ब्लॉक में जो हम लोग कोड लिखेंगे वो चल जाएगा, अगर नहीं ट्रू है तो इफ के बाद हम लोग एल्स लिखते हैं। तो इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स में हम लोग जो कोड लिखेंगे वो चल जाएगा। तो इफ की सिंटेक्स ये होती है। तो हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ पर ये कंडीशन है हमारी, तो ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ लिखी तो जो कि ट्रू होगी, क्योंकि नंबर 2 से मॉड्यूल करेंगे 0 और 0 0 के इक्वल होता है तो ये ट्रू होगी। तो इफ के अंदर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल, यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर नॉर्मल नंबर इज इवन। और मान लीजिए कि नंबर अगर इवन नहीं है, यानी कि नंबर इवन कब नहीं होगा, नंबर इवन तब नहीं होगा जब नम मॉड्यूलो बाई 2 0 नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई भी नंबर इवन कब नहीं होता है, जब वो उसको 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 ना आए। ओके, तो अब मैं तब मैं क्या लिखूंगा, नंबर इज नॉट इवन एल्स वाले केस में। तो मैं यहाँ जाके नॉर्मल प्रिंट कर दूंगा नंबर इज नॉट इवन। ओके, अब मैं इसको एक बार चला कर दिखाता हूँ आपको कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है नंबर इज इवन आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार के लिए यहाँ से 14 यहाँ पे 13 कर देता हूँ इसको, और आपको चला के दिखाता हूँ क्या ये ऑड आता है या नॉट इवन आता है या नहीं आता है। तो ये जब चलेगा तो ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो नंबर इज नॉट इवन आ चुका है, यानी कि एल्स वाला केस चल गया है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, तो हम लोग के पास इफ एल्स के साथ एक और चीज़ होती है जो होती है एल्स इफ। अभी तो मान लीजिए कि हमारे पास नंबर 2 ही हो सकता है, तो इवन होगा या तो ऑड होगा। लेकिन लेट्स सपोज कि हमने एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर मार्क्स नाम का, ओके, और इसमें कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें वैल्यू दे दी 60, ओके, और मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग को नॉर्मल क्या करना है कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स हैं, ये मार्क्स है, ये यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो उसके मार्क्स हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ऊपर है, मतलब कि 100 नंबर का पेपर हुआ, अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो उसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास ये है। और सपोज दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 70 नंबर से ऊपर हैं तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग को ये बताना है कि स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलेगा, एडमिशन मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे इफ। तो इफ क्या होता है, इफ में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि मार्क्स, अगर उसके मार्क्स कितने से ऊपर चाहिए हम लोग को, 70% से ऊपर। 70% से ऊपर है तो क्या होगा, तो यहाँ मैंने लगाया मार्क्स ग्रेटर देन, यानी कि मार्क्स की वैल्यू 70 से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बता देंगे भाई कि यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन कि हाँ भाई यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट। ओके, मैं इसको यहाँ एंटर मार के अगली लाइन में लिख देता हूँ, यू विल गेट 20% एडमिशन डिस्काउंट, सॉरी। ओके, तो हमारा इफ वाली कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर जो मार्क्स हैं वो 50 से ऊपर है तो यूजर को एडमिशन मिलेगा, सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको एल्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा तीसरा केस है उसमें यह है कि यूजर को एडमिशन नहीं भी मिल सकता। हमारे पास यहाँ 3 कंडीशंस हैं, तो हम लोग यहाँ पर एल्स इफ यूज करते हैं। तो एल्स इफ में क्या करते हैं, हम लोग एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मार्क्स जो है कि वो 50 से ऊपर है, तो अगर मार्क्स 50 से ऊपर है हम लोग के, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल, मैं यहाँ से कंसोल लॉग कॉपी कर लेता हूँ ये, ओके, और मैं यहाँ आके इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ डिस्काउंट वाली लाइन हटा देता हूँ कि हाँ भाई आपको बस एडमिशन मिलेगा, कि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो मैं यहाँ एडमिशन लिख देता हूँ। ओके, तो हमारी एल्स की लाइन होगी। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है कि हाँ भाई अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप भाई एडमिशन के लायक ही नहीं हो, यू आर
नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ एडमिशन लिख दूंगा। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, ओके, यहाँ कोर्स लगा देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 60, ठीक है। तो 60 के हिसाब से हम लोग को सिर्फ एडमिशन मिलना चाहिए, तो हम लोग को क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब यही मार्क्स को मैं एक बार को 71 कर देता हूँ और देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आता है, कि हम लोग को डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता है अभी भी। तो ये देखिए हम लोग को लिख के आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट। तो इस तरह से हमारी इफ एल्स कंडीशन चलती है। तो हम लोग चाहें तो मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 7-8 कंडीशन है तो हम लोग यहाँ पे इफ एल्स के बीच में कितने भी एल्स इफ यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ और हमारे पास और भी कंडीशन हों जैसे, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे और सारे इफ एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास 3 कंडीशन थी, तो हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल 3 ब्लॉक ही यूज करे, इफ, एल्स इफ और एल्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो इफ एल्स ब्लॉक की तरह ही होता है। तो हम लोग इफ एल्स ब्लॉक को रिप्लेस करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर कभी हम लोग को बहुत ज्यादा कंडीशंस लगानी हो तो वहां पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि इफ एल्स जो लेटर बनती है वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है और प्रोग्राम को समझना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट को सिंटैक्स देखते हैं, कैसे हम लोग स्विच को लिखते हैं और कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं एक कोड हटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूजर से एक ग्रेड लेंगे, ABC होगी वो ग्रेड, और उस ग्रेड के बेसिस पे हम लोग यूजर को उसके मार्क्स की रेंज देंगे। तो कैसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, तो अगर यूजर ने अगर मुझे A इनपुट दिया तो A के करस्पॉन्डिंग जो रेंज है तो वो होगी 90 to 100, और यूजर ने मुझे अगर B इनपुट दिया तो B के करस्पॉन्डिंग जो रेंज होगी वो होगी 80 to 90। तो यूजर को ये आउटपुट मिलेगा। और यूजर ने अगर मुझे C इनपुट दिया तो यूजर को रेंज जो मिलेगी वो मिलेगी 70 to 80। और अगर ABC के अलावा उसने मुझे कोई भी इनपुट दिया तो उसको रेंज जो मिलेगी वो मिलेगा F, यानी कि फेल, तो उसको फेल मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग को इस चीज का प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि हाँ भाई एक ग्रेड एंटर करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि कर्सर उसी लाइन में बना रहे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द ग्रेड, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रीड कर लेता हूँ। तो ग्रेड जो होगा वो एक कैरेक्टर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल कैर, और इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे कैर और कैरेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं उसको रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं कंसोल, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए कैरेक्टर को रीड कर देगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो रीड करता है वो स्ट्रिंग रीड करता है और हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में। तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्ट डॉट टू कैर, और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स। तो अब जो हमारा इनपुट आ रहा होगा स्ट्रिंग में उसको ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को स्विच स्टेटमेंट लगाना है। तो स्विच में क्या करेंगे हम लोग, तो स्विच की सिंटैक्स होती है ये। तो हम लोग यहाँ स्विच लिखेंगे और इसके बाद इसके अंदर कैरेक्टर को पास कर देंगे जो कैरेक्टर यूजर ने दिया है। अब स्विच के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो हम लोग जो कैरेक्टर यूजर ने दिया होगा उसके बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट आउटपुट हो सकते हैं। तो हम लोग वो केसेस बनाएंगे, जैसे कि हमारे सामने ये 3 केसेस हैं और इसके अलावा एक केस और है जिसमें हम लोग को फेल आउटपुट में देना है, उसमें अगर उसने ABC के अलावा कोई और इनपुट दिया हो। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले केस बनाते हैं अपने। तो स्विच के अंदर केस कैसे बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ नॉर्मल लिखेंगे केस, अगर जो CH है वो A होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A, कैपिटल A, और इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग कंसोल डॉट राइट लिख के एक ही रेंज प्रिंट कर देंगे जो कि है 90 to 100। तो हम लोग यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे और इसके बाद 90-100 प्रिंट कर देंगे और इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारा पहला केस है वो यहाँ पर एंड हो चुका है और हम लोग यहाँ से दूसरा केस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग दूसरा केस लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर B के लिए केस लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर केस B और यहाँ पर कॉलन लगा के हम लोग यहाँ कंसोल डॉट राइट करके उसकी रेंज लिख देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो होगी 80 to 90। तो मैं यहाँ 100 को 90 कर देता हूँ। तो ये हमारा B केस हो गया। ऐसे ही हमारा थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ नॉर्मल, और इसके बाद यहाँ पर आके इसको प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ C के लिए यही चीज लिख देते हैं।
और इसके बाद मान लीजिए हमारा जो सी के अलावा यूजर ने कोई और कैरेक्टर प्रिंट किया दिया, हम लोग को इनपुट में यूजर ने कोई और कैरेक्टर इनपुट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वहाँ पे फेल दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्विच के अंदर एक हमारे पास डिफॉल्ट केस और होता है। तो डिफॉल्ट केस क्या करता है हम लोग को कि अगर इन में से ऊपर वाले में से कोई भी केस नहीं चला होता है तो वहाँ पर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। तो डिफॉल्ट केस हम लोग को वहाँ पर फेल दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे DA, यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट लिखेंगे और डिफॉल्ट के अंदर प्रिंट करेंगे कि कंसोल डॉट राइट, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और ब्रेक भी, और इसके बाद मैं इसके अंदर लिख दूंगा फेल। तो अगर इनमें से ऊपर वाले कोई भी केस नहीं चले तो यूजर को मिल जाएगा इससे फेल। तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाकर दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ रन पर क्लिक करूंगा और देखिए हमसे मांग रहा है एंटर द ग्रेड। तो मान लीजिए मैंने पहले इसको A दे दिया और मैं यहाँ एंटर करूंगा तो देखिए इसने मुझे 90 to 100 दे दिया है। तो लेट्स सपोज मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और देखते हैं कि इसने उससे ग्रेड मांगा और मैंने इसको कुछ भी G दे दिया और मैं एंटर करूंगा तो देखिए इसने मुझे फेल दे दिया है। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट। वहीं अगर मैं स्विच की जगह इफ एल्स यूज करता है इस प्रोग्राम में तो हम लोग को कई सारे इफ एल्स लिखने पड़ते हैं। तो हमारे लिए वो प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो जाता है और उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर स्विच का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं और सी शार्प में हम लोग फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कुछ हम लोग स्टेटमेंट्स को ग्रुप कर देते हैं और उनको एक नाम दे देते हैं। वो क्या काम करता है कि वो कुछ स्पेसिफिक काम करता है। जैसे कि हम लोग चाहे तो एक फंक्शन बना सकते हैं जो हेलो यूजर प्रिंट करे, या हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं जो बताए हमको कि इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफिक काम करता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग फंक्शन क्यों बनाते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हम लोग को कई बार चेक करना है कि जो नंबर आ रहा है, हम लोगों ने कैसे भी कुछ भी कैलकुलेशन करी है, हम लोग को चेक करना है कि जो नंबर आ रहा है वो इवन है या ऑड है। तो अलग अलग बार अलग अलग काम करना है। तो हम लोग बार बार तो लिखेंगे नहीं इस प्रोग्राम के अंदर कि इस इवन ऑड चेक करने के लिए वहां पे बार बार कोड तो लिखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उस कोड को मेन कोड से अलग निकाल लेते हैं और उसको बार बार नंबर दे देते हैं। तो वो क्या करता है, हम लोग को बताता जाता है उस जगह पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को करके देखते हैं, फंक्शन बनाते कैसे। तो यहाँ पे जो हमारा, सबसे पहले मैं इस कोड को हटाता हूँ और उसके बाद जो यहाँ पे मेन है, ये भी एक फंक्शन है बट ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो जो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेन के अंदर जितनी लाइंस ऑफ कोड लिखी होती है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो जो फंक्शन होगा हमारा, वो क्या करेगा, वो हेलो यूजर प्रिंट करेगा। यूजर की जगह पे नाम रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि अगर विशाल चला रहा है तो हेलो विशाल, कोई और चला रहा है तो कोई और नाम आ जाएगा वहाँ पे। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सबसे पहला वर्ड लिखना पड़ता है स्टैटिक। तो स्टैटिक हम लोग क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं। फंक्शन की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है कि वो इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है मेन प्रोग्राम को। तो अब अगर रिटर्न कर रहा है कोई भी चीज, तो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न टाइप हम लोग इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन से अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको वॉइड लिखूंगा। उसके बाद हम लोग को फंक्शन का नाम प्रिंट करना है। तो फंक्शन हमारा क्या है, जो हेलो बोलेगा। तो फंक्शन का नाम बोल लिख देते हैं यहाँ पर हेलो, और ये फंक्शन हमारा बन गया है। अब फंक्शन की ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या दिखाते हैं यहाँ पर, ये बॉडी है फंक्शन की, इसको बॉडी बोला जाता है। बॉडी क्या दिखाती है कि इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल मुझे यहाँ से हेलो प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो यूजर, और इसके बाद मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब हम लोग इधर चलते हैं और इसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ रन पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि हम लोग को आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट तो किया बट इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया। तो आप बोलेंगे कॉल क्या होता है, मतलब तो जो हमारे, जब भी हम कभी प्रोग्राम लिखेंगे सी शार्प में, तो वो प्रोग्राम जो हमारा कंपाइलर होगा वो सिर्फ मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। वो इस फंक्शन को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक वो मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं हुआ होगा। कॉल का मतलब अभी हमारे कंपाइलर ने मेन के अंदर पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इसके अंदर गया और जैसे उसको बॉडी खत्म मिली उसने प्रोग्राम बंद कर दिया, उसको वो इस पे नहीं आया। तुम लोग को बताने के लिए कि हाँ भाई इस फंक्शन को भी कॉल करना है, तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे नॉर्मल हेलो और ऐसे इसको कॉल करेंगे। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ें डल हो गई। इसका मतलब इसको मैंने बनाया तो है पर कभी यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको जाके वापस से अनकमेंट करूंगा और सेव करके मैं इसको दोबारा से रन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे कंसोल पर हेलो यूजर प्रिंट करके दे दिया है। बट अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो एक नाम आए, जो नाम मैं दूँ वो नाम आए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि फंक्शन क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है।
तो अभी मेरा फंक्शन कुछ भी इनपुट ले नहीं रहा है, कुछ भी आउटपुट दे नहीं रहा है, बस ये कंसोल पे जो है प्रिंट कर दे रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फंक्शन है जो मेरा, अब वो कुछ वैल्यू ले। तो कुछ वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं जो वैल्यू रिसीव करेगा। तो मान लीजिए कि हमें नाम चाहिए, तो हम लोग क्या, स्ट्रिंग होगा नाम, तो यहाँ स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लेते हैं। तो नेम में हमारे पास नाम आएगा इस फंक्शन, जब कोई हेलो फंक्शन को कॉल करेगा तो उसके साथ साथ नाम भी देगा कि किस नाम, क्या नाम प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ यूजर की जगह स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से यूजर का नाम नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ। नेम, सॉरी नेम है तो मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पर देखिए हेलो पर ये एरर दे रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हेलो को यहाँ पर एक नाम चाहिए और यहाँ से मैंने कोई भी नेम पास नहीं किया, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल एक नेम पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ विशाल लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए इसने मुझे कंसोल पर हेलो विशाल दे दिया है। पर एक चीज ध्यान रखिए, अभी भी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर बोला जाता है। मान लीजिए कि मुझे एज भी चाहिए इसके साथ साथ, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी एज होगी तो वो इंटीजर होगी। और इसके साथ मैं यहाँ पे हेलो विशाल प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ योर एज इज, और इसके बाद यहाँ पर फिर से एज लिख दूंगा मैं ऐसे। और यहाँ से मुझे क्या करना होगा, अब ये फिर से देखो एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे एज और पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक 67, और इसके बाद मैं इसको सेव करके रन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मुझे कंसोल पर इसने आउटपुट दे दिया, हेलो विशाल योर एज 67। तो अब फंक्शन की जो मैंने आपको स्पेशलिटी बताई थी कि मैं फंक्शन को कितने बार भी डिफरेंट इनपुट से कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये बनाया, तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और नीचे 3 बार पेस्ट करता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं अगर दूसरा नाम दूँ प्रखर और एज 37 लाइक, और यहाँ पे 45, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे दूँ थर्ड राज, तो आप देखेंगे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो 3 आउटपुट मिलेंगे और तीनों डिफरेंट होंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो एक ही है, लेकिन वो काम 3 अलग अलग काम कर रहा है। तो मैं इसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए जो आउटपुट आ रहा है हमारे, तो वो इसने मुझे 3 आउटपुट दिए हैं, लेकिन हम लोग को ये सिर्फ लाइन प्रिंट वाली एक बार ही लिखनी पड़ेगी। तो ये काम होता है फंक्शन का। हम लोग को स्पेसिफिक काम करना हो और उसको बार बार करना हो तो वहाँ पे हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शन के रिटर्न टाइप की। तो फंक्शन रिटर्न कैसे करता है कोई भी, अभी जो है फंक्शन हमारा यहाँ उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है मेन फंक्शन को, उसको बस हम लोग कॉल करते हैं और वो हमारा एक लाइन प्रिंट कर देता है। तो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम एक एडिशन का फंक्शन बनाए, हम फंक्शन को 2 नंबर दें और वो हमको उसका सम रिटर्न करे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इस फंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से। तो फंक्शन हम लोग का एडिशन का होगा, सबसे पहले क्या करते हैं स्टैटिक लिखते हैं फंक्शन के लिए, ठीक। उसके बाद उसका रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड, लेकिन हम लोग चाहते हैं आप रिटर्न करें वैल्यू, तो हम लोग क्या रिटर्न करना है 2 नंबर्स का सम। तो 2 नंबर का सम क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ इंट लिखेंगे उसका रिटर्न टाइप। हम लोग को सम करना है, तो सम के लिए हम लोग सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट होंगे 2 नंबर जो होंगे इंटीजर, तो मैं यहाँ इंट a इंट b लिख देता हूँ। उसके बाद इसकी बॉडी फंक्शन की, और हम लोग को क्या रिटर्न करना है यहाँ से, तो यहाँ रिटर्न करने के लिए हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर a प्लस b का सम रिटर्न करना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ a प्लस b लिख के यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अब बात आती है इस फंक्शन को कॉल करने की, तो मैं यहाँ जाऊँगा नॉर्मल सम को कॉल करूँगा और यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। अब देखिए सम को मुझे 2 वैल्यू पास करनी है क्योंकि ये 2 पैरामीटर हैं और इसको 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ नॉर्मल लिखूंगा 3,2। तो अब ये मुझे एक वैल्यू सम जो है रिटर्न करेगा। तो मैं एक बार इसको ऐसे नॉर्मल चला के दिखाता हूँ आपको कि क्या होगा अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दिया है। तो अब क्या है, ये सम जो है ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि होगी a प्लस b, यानी कि 2 नंबर जो यहाँ से पास हुए हैं 3 और 2 इनका सम। तो मुझे इनको रिसीव भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो रिसीव करने के लिए मैं इसको ऐसे यहाँ पर एक इंट जो कि हमारा वेरिएबल होगा रिजल्ट नाम का बना लेता हूँ और इक्वल्स टू सम कर देता हूँ। अब मैं अगली लाइन में इसको प्रिंट करा कर देखता हूँ कि रिजल्ट के अंदर हमारे क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट राइट और यहाँ पर मैं नॉर्मल रिजल्ट लिख देता हूँ और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 5 आ गया है। तो ये होता है रिटर्न टाइप। फंक्शन से हम लोग कैसे वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। तो हम लोग फंक्शन से किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं और फंक्शन को किसी भी टाइप के n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शंस। आगे हम लोग ये फंक्शन को यूज करके एक कैलकुलेटर बनाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना एक कैलकुलेटर बनाते हैं जो क्या करेगा, नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन करेगा
और यूजर हम लोग को 2 नंबर देगा और उसको क्या ऑपरेशन कराना है उन 2 नंबर्स पे ये भी बताएगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इस फंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद हम लोग को सबसे पहले यूजर से क्या लेना है, 2 नंबर लेने हैं और एक चीज लेनी है, एक ऑपरेशन लेना है कि प्लस कराना है उसको माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में से क्या कराना है। सबसे पहले मैं यूजर को बताता हूँ, कंसोल डॉट राइट यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट, और यूजर को बोलता हूँ कि एंटर द ऑपरेशन यू वांट टू डू। और मैं यहाँ इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एडिशन प्रेस 1, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं सबके बाद बैक स्लैश लगाता जाता हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे बैक स्लैश एन लगाता हूँ। बैक स्लैश एन क्या होता है, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, इसको अगली लाइन में भेज देगा। जब मैं इसको रन करूंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी बैक स्लैश एन लगा देता हूँ और मैं इसको यहाँ से अब कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसको 4 बार लिखूंगा, फॉर डिवीजन प्रेस, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ 3, यहाँ पर लिखता हूँ 4, ये बंद करता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। तो हम यूजर को बोल देंगे कि हाँ भाई हमको 1 2 3 4 में बताओ कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, और उसके बाद उसको रीड कर लेंगे। तो जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये जो तो यूजर जो मुझे इनपुट देगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 में से होगा, तो वो एक नंबर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इंट लिखता हूँ। तो इंट क्या करेगा, एक नंबर लेने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ ओपी नाम से बना लेते हैं और इस पे इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए मुझे यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनपुट आता है वो स्ट्रिंग आता है, कन्वर्ट डॉट, और उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 इंट 32, और इसके बाद मैं इसके बाद यहाँ पर अंदर लिखूंगा कंसोल, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ अंदर लिखूंगा कंसोल डॉट, और इसके बाद यहाँ लिखूंगा रीड लाइन, और इसके बाद यहाँ सेमीकोलन। तो हमारे पास ऑपरेटर क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यूजर से 2 नंबर लेंगे कि उसको कौन से नंबर्स पे वो वाला ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट, और इसके बाद इसके अंदर लिखता हूँ ओके एंटर फर्स्ट नंबर, और इसके बाद यूजर क्या करेगा, मुझे अपना पहला नंबर देगा। तो मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि मुझे ऊपर वाली जो लाइन हो उससे स्पेस मिल सके, और यहाँ मुझे अपने यूजर अपना पहला नंबर देगा। तो मैं फिर से ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ रीड लाइन के लिए और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नाम N1 रखता हूँ, कन्वर्ट डॉट रीड लाइन, ओके। सो मेरा ये कोड हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ दूसरे नंबर के लिए। तो मैं इसका नाम N2 रखता हूँ। ये फर्स्ट नंबर के लिए हम लोगों ने ये लिखा है, फर्स्ट नंबर के लिए हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ओके। और सेकंड के लिए हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर फर्स्ट की जगह इसको सेकंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर बनाने के लिए इफ एल्स यूज कर सकता हूँ या फिर मैं स्विच का यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्विच का यूज करूंगा क्योंकि स्विच हमें यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स से बचाएगा। तो मैं यहाँ पर स्विच लिखता हूँ, तो देखते हैं कि, तो मैं यहाँ पर स्विच लिखता हूँ स्विच, और इसके बाद मैं इसको ऑपरेटर जो है हमारा ऑपरेशन जो है वो पास कर देते हैं। तो स्विच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस। अब यूजर ने अगर मुझे 1 दिया होगा, ओके, और उसके बाद यूजर ने 1 दिया, तो 1 का मतलब क्या है, एडिशन। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 2 नंबर का एडिशन। तो एडिशन के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल 2 नंबर का सम, यानी कि जो नंबर मुझे यूजर ने दिया, यानी कि N1 प्लस N2, और मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या लगाना होता है, ब्रेक। तो यहाँ मैं ब्रेक लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, तो मेरा केस 1 हो गया। ऐसे ही मुझे कितने केस बनाने पड़ेंगे, 4, ओके। तो मैं यहाँ पर केस 2, केस 3, केस 4, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 2, यहाँ मैं लिखता हूँ केस 3, यहाँ मैं लिखता हूँ केस 4। अब मुझे केस 2 में क्या करना है, 2 का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और 3 का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ यहाँ पर, 4 का मतलब क्या है, डिवीजन, तो मैं यहाँ डिवीजन लिखता हूँ। और इसके बाद हम लोग एक डिफॉल्ट केस और लगाना होता है। डिफॉल्ट केस ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट केस अभी के लिए नहीं लगाता हूँ। मान लेते हैं कि यूजर इन्हीं 4 में से देगा, वैसे नहीं भी दे सकता है तो हमारा कोड वहाँ पर वार्निंग, वहाँ पे हमारा कोड नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मान लेता हूँ कि यूजर देगा, और उसके बाद मैं इसको सेव करते हैं और एक बार इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले इस रन पे क्लिक करूंगा, तो इसने कहा मुझसे कि एंटर द ऑपरेशन डू यू वांट टू डू। देखिए, तो मैं इस चीज की बात कर रहा था, बैक स्लैश लगाने से क्या होता है कि जो ये हमारी लाइनें अगली लाइन में आ रही हैं। फॉर एडिशन प्रेस 1, फॉर सब्सट्रैक्शन प्रेस 2, प्लस मल्टीप्लिकेशन प्रेस 3, फॉर डिवीजन प्रेस 4। तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा कोड क्या करे, एडिशन करे। तो मैं 1 दूंगा, उसके बाद उसने बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में दे देता हूँ 20, और उसके बाद उसने बोला कि एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में दे देता हूँ उसको 30।
तो ये देखिए इसने जो मुझे आउटपुट दे दिया वो 50 प्रिंट कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा चला कर देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है अभी। तो जैसे कि मैं इसको दोबारा से रन करूंगा और एक काम करता हूँ, इसने कहा फॉर डिवीजन प्रेस 4, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ, और इसने कहा फॉर डिवीजन प्रेस 4, तो मैं यहाँ 4 प्रेस करता हूँ। तो इसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ 1 दबाऊंगा और एंटर करूंगा। इसने कहा एंटर सेकेंड नंबर, तो मैं यहाँ पर 0 करता हूँ, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0 जब हम करेंगे तो ये इन्फिनिटी आना चाहिए, बट हमारे प्रोग्रामिंग केस में ऐसा नहीं होता। देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। तो मैं 0 करूंगा और देखिए जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश हो गया यहाँ पर, और इसने मुझे एक एक्सेप्शन दे दिया है। तो एक्सेप्शन क्या है, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन। तो क्या हुआ कि हमने जो नंबर दिया वो 0 है, जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 है, तो इसने मुझे यहाँ एक एक्सेप्शन दे दी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम लोग यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम के बग को ठीक करेंगे और जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि मान लीजिए कभी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी एक्सेप्शन आ गई, डिवाइड बाई 0 जैसे है, तो वहां पर क्या काम करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो हमारे प्रोग्राम को ऐसी एक्सेप्शन से बचाता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग नॉर्मल ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल ट्राई, और जो हमारा दूसरा होगा कैच। तो ट्राई कैच ब्लॉक हमारा ऐसे क्या करता है, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है हमारा कि ट्राई के अंदर हम लोग अपना सारा कोड डाल देते हैं। अगर उस कोड में कोई भी एक्सेप्शन आती है तो कैच ब्लॉक हमारा उस एक्सेप्शन को पकड़ता है और हम लोग को बता देता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम को चलाया तो वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर ये जो स्विच वाला पूरा केस है ये उठाता हूँ यहाँ से कमांड X और ट्राई के अंदर डाल देता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कैच के अंदर जाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल कंसोल लॉग, यहाँ पर नॉर्मल कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट करा देते हैं कि हाँ भाई अगर कोई एक्सेप्शन आई है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सेप्शन, ओके, और यहाँ सेमीकोलन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, नॉर्मल प्रेस 4, देखते हैं कि भाई डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन में कुछ आता है कि नहीं। नॉर्मल 1 और सेकेंड नंबर 0, एंटर। तो देखिए इसने मुझे आउटपुट दे दिया एक्सेप्शन। तो चलिए अच्छी बात है कि हमारा प्रोग्राम जो है क्रैश नहीं हुआ ऐसे बीच में। तो अब चलते हैं कि एक चीज हम लोग और कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग को ये भी जानना है कौन सी एक्सेप्शन है, तो हम लोग यहाँ कैच के आगे ब्रैकेट लगा के एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि एक्सेप्शन ई, और जो हमारा मैसेज था कि डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन वो फेच कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जो हमारी एक्सेप्शन है वो सारी एक्सेप्शन ई में आ गई होंगी, और ई डॉट जो हमारा मैसेज था वो ऐसे एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको। तो जो हम इसको रन करेंगे नॉर्मल फिर से, तो मैं यहाँ फिर से 4 प्रेस करता हूँ। तो इसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ लाइक 20 दे दिया, और इसने कहा सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ 0 देता हूँ इसको। तो ये देखिए इसने मुझे एक्सेप्शन दिया अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई 0। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पे ये मैसेज है ये इसके थ्रू आ रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि अगर कभी हम लोग को सिर्फ पर्टिकुलर एक्सेप्शन ही माननी हो, मान लीजिए अभी क्या है ऊपर वाले ट्राई ब्लॉक में अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो वो नीचे प्रिंट कर देगा, पर मान लीजिए हम लोग को सिर्फ डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन ही माननी हो कि अगर डिवाइड बाई 0 है तभी प्रिंट करे उसको। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, नॉर्मल एक बार इसको यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह आप लोग लिख सकते हैं ऐसे डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, और नॉर्मल यहाँ पर आप ई डॉट मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। और मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये इधर मैं इसको 4 इंटर दूंगा, नंबर पहला एंटर फर्स्ट नंबर में 1 दूंगा और डिवाइड बाई 0, तो ये मुझे दे देगा अटेम्प्ट टू 0। बट अब अगर ऊपर वाले केस में कोई और एक्सेप्शन आती है डिवाइड बाई 0 के अलावा, तो कैच ब्लॉक हमारा उस एक्सेप्शन को डिटेक्ट नहीं करेगा और हम लोग को कंसोल पर कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। तो ये थी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसे आप लोग अपने प्रोग्राम में बहुत सारी एक्सेप्शंस जो होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको कंसोल पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में, इस हिसाब में लूप्स कितने तरह के होते हैं और हम लोग उनको कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला लूप होता है वो होता है फॉर लूप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें लूप की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम लोग को एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना होता है तो वहां पे हम लोग लूप का यूज करते हैं, ताकि हम लोग को एक ही लाइन को बार बार लिख के रिपीटिशन ना करना पड़े। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। और ये तो लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको आउटपुट में 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल आप यहाँ पर नॉर्मल कंसोल डॉट राइट लाइन और हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखेंगे और आप इस चीज को
10 बार ऐसे करके कॉपी करके लिखेंगे, बट इससे क्या होगा कि हम लोग एक ही लाइन को बार बार लिख रहे होंगे। तो ऐसे सारे सिनेरियोज में हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर लूप हम लोग कैसे लिखते हैं। तो फॉर लूप लिखने की सिंटैक्स क्या होती है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर, और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, जिसको हम लोग कहाँ से चलाते हैं, 0 से या 1 से। उसके बाद हम लोग को कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस लाइन को प्रिंट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए इसको मुझे 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा i लेस देन 10, जब तक i जो है वो 10 से छोटा रहे, और i की वैल्यू क्या है 0। अभी क्या i की वैल्यू 10, मतलब अभी i की वैल्यू क्या है 0, और i कब तक चले, जब तक ये 0 से छोटा रहे, 10 से छोटा रहे। तो अब मैं यहाँ i को प्लस प्लस कर दूंगा कि हाँ भाई जब एक बार लूप चल जाए तो i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। इसके बाद क्या होता है, लूप की बॉडी होती है। तो बॉडी के अंदर हम लोग को क्या काम करना है लूप के अंदर, तो हमें ये लाइन 10 बार प्रिंट करानी है। तो चलिए हमारा ये लूप हो गया, हम इसको चला के देखते हैं कैसे, उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैं रन पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ मुझे कंसोल में हेलो वर्ल्ड मिल चुका है, वो भी 10 बार। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है इंट आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। इस पार्ट को बोलता जाता है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन एक वेरिएबल का। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है सेमीकोलन के बाद, तो ये पार्ट होता है कि कंडीशन। यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं इस पार्ट में कि कब तक ये लूप को चलाना है। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी कि ये बार बार ऐसे इसके अंदर चलता रहेगा। तो और इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है इंक्रीमेंट, कि आई की वैल्यू को एक बार जब ये प्रिंट हो जाए, अंदर का काम एक बार पूरा हो जाए, तो आई की वैल्यू को बढ़ा दो। प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर आया, सबसे पहले उसने एक इंट आई इक्वल्स टू 0 मिला उसको, तो उसने कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया आई नाम से, और उसकी वैल्यू होगी 0। उसके बाद क्या हुआ कि वो कंडीशन पे गया, कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन देखेगा कि 0 आई की वैल्यू मतलब 0 है, 0 लेस देन 10, तो हाँ भाई 0 10 से छोटा है, तो वो लूप के अंदर चला जाएगा, यानी लूप की बॉडी में, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड लिख देगा। काम हो गया, बॉडी के नीचे आ गया, बॉडी बंद मिल गई। लेकिन ये लूप है, नॉर्मल तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, अब ये वापस से आई प्लस प्लस पे जाएगा, आई की वैल्यू को 0 से 1 करेगा। मेमोरी में आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1। उसके बाद ये वापस एक कंडीशन देखेगा कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ पर इसको चेक करेगा वापस से। तो यहाँ ये चेक करके क्या मिलेगा इसको, 1 लेस देन 10, तो 1 क्या है, 10 से छोटा है, तो वापस से जाएगा और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये लूप काम करता है। तो ये कब तक चलेगा, 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे ये जब ये कंडीशन 9 लेस देन 10 होगी तो ये भी ट्रू रहेगी, लेकिन जब ये 10 लेस देन 10 होगी तो 10 से छोटा नहीं होता, तब वहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक होगी। तो ये कितने बार चल गया होगा तब तक लूप, 0 से लेके 9 तक, यानी कि 10 टाइम्स। तो इस तरह से लूप्स काम करते हैं और ये हमारा बार बार रिपीटेशन ऑफ कोड को बचाते हैं। तो फॉर लूप की तरह एक और लूप होता है, वो होता है फॉर ईच लूप। तो इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं नॉर्मल str कुछ नाम डाल देता हूँ, लाइक राकेश, दूसरा मैं यहाँ डाल देता हूँ राजेश, तीसरा यहाँ डाल देता हूँ लाइक विशाल। तो मैं जब मुझे ये तीनों नाम को प्रिंट कराना होगा तो मेरे पास क्या तरीका होता है, या तो मैं ऐसे करके str ऑफ 0 लिखूँ और इसके आगे कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसे करके लिखूँ, या str1, तो मुझे ऐसे बहुत बार प्रिंट करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी तो 3 ही वैल्यूज़ मेरे पास 100 वैल्यूज़ हो, तो मैं या तो वहाँ पे नॉर्मल ये फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है मुझे पता है, तो मैं आई को लेस देन 3 तक चलाऊँगा और आई प्लस प्लस कर दूँगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा, और इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है, str प्रिंट कराना है। तो str के यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स। तो i की वैल्यू भी क्या है, 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, तो हम लोग यहाँ पे i लिख देते हैं। तो अभी str ऑफ i का क्या मतलब, i की वैल्यू क्या है 0, तो ये str के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। वो क्या है, राकेश। 1 पे क्या होगी, राजेश। 2 पे क्या होगी, विशाल। और 3 पे क्या होगी, 3 पे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये कंडीशन आई, ये वाली लाइन चेक ही नहीं होगी। तो इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और ये देखिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर, तो राजेश, राकेश, विशाल मिल चुका है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार को बंद कर देता हूँ और
अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको फॉर लूप बताया, तो अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर लूप को यहाँ पर कमेंट करता हूँ और अब बात कर लेते हैं फॉर ईच लूप क्या होता है। तो फॉर ईच लूप जो होता है, फॉर ईच लूप भी फॉर लूप के सिमिलर है, बस उसकी सिंटैक्स थोड़ी सी चेंज होती है। तो फॉर ईच लूप में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे str ऑफ i लिखना पड़ता है। ओके, तो हम लोग अगर सबस्क्रिप्ट ऐसे यूज़ नहीं करनी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर ईच लूप के अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, लाइक जैसे कि मान लीजिए सारी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो अगर स्ट्रिंग एक्सेस करनी है तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग बनाएंगे और i ले लिया मैंने एक वेरिएबल, ओके, स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं इसको क्या करूँगा, आई इन, ओके, और str लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी बॉडी। तो भाई ये जो होता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया आई का, यहाँ पे मैंने एक आई डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइजेशन नहीं, यहाँ पर ये आई का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि इन str, इसका मतलब ये है कि जब तक आई str पूरा ट्रैवर्स ना कर ले, मतलब कि लास्ट तक ना पहुँच जाए str के, तब तक ये लूप चलता रहे। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, नॉर्मल मैं यहाँ लिख दूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। और चलिए इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो जब ये 3 बार चलेगा तो ये देखिए मुझे आउटपुट में राकेश, राजेश और विशाल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और लूप होता है जिसका नाम होता है वाइल लूप। तो वाइल लूप कैसे काम करता है हम लोग ये भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो वाइल लूप के लिए मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो वाइल लूप की सिंटैक्स कुछ ऐसे होती है कि वाइल होता है और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं जैसे कि इफ़ में लिखते थे, और उसकी भी बॉडी होती है। और जो हम लोग इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते हैं, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है फॉर ईच लूप में हमारे पास। इसमें हम लोग को यहाँ पे इंक्रीमेंट या स्लैश, यहाँ चाहे तो हम लोग आई माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग को मान लो आई की वैल्यू 10 से डिक्रीज करनी है सीधे, तो आई इक्वल्स टू आई ऐसे करके हम लोग -10 भी लिख सकते हैं चाहे तो। ओके, तो यहाँ पे जरूरी नहीं हम लोग आई की वैल्यू 1 से बढ़ाएं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग 10 से भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी वाइल में क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन होती है, इसके बाद यहाँ पर लूप के एंड में या कहीं भी लूप बॉडी के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं, कुछ भी जो हम लोग को जरूरी होता है। सॉरी, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है वो वाइल की बॉडी के बाहर हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम लोग को ये सारी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग। तो फॉर लूप को एक बार वाइल लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, तो वाइल में तो ऐसे कर नहीं सकते हम लोग, तो वाइल में हम लोग मैंने बताया कि ऊपर करते हैं, तो आई इक्वल्स टू 0 करेंगे। ओके, फिर क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, तो वाइल कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पर, आई लेस देन 3, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा आई लेस देन 3। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो मैं इंक्रीमेंट अभी नहीं करता हूँ, मैं पहले इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ से लाइन कॉपी करता हूँ और ओके, और जब ये प्रिंट हो जाए, मैं चाहता हूँ जब ये प्रिंट हो जाए कि हाँ भाई हमारा एक राजेश चला गया, एक हमने नाम प्रिंट कर दिया, तो मैं क्या करूँ, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दूँ, तो मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूँ। तो अब चलते हैं इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि ये वाइल लूप सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ रन पर क्लिक करूँगा और देखिए मुझे कंसोल पर फिर से सारे आउटपुट मिल गए। तो ये थे कुछ लूप जो सी शार्प के अंदर होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइस, अब बात करते हैं क्लास के बारे में कि सी शार्प में क्लास क्या होती है और हम लोग को क्यों यूज़ करते हैं उसको। तो जो क्लास होती है बेसिकली वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, इवन एरे के बारे में पढ़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप या डिराइव डेटा टाइप से हमारा काम नहीं चलता, हम लोग को कुछ ऐसा डेटा टाइप बनाना होता है, तो वहाँ पर क्लास हमारी हेल्प करती है। तो क्लास क्या होता है बेसिकली, क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे नॉर्मल जैसे डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस मीन्स कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा फंक्शंस या मेथड्स, फंक्शंस को कुछ लोग मेथड्स भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो जो हमारे वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उन सबको हम लोग एक ग्रुप, उन सबको ग्रुप कर देते हैं और उस पूरे ग्रुप को हम लोग क्लास बोलते हैं। और क्लास के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास के अंदर जो हम लोगों ने फंक्शंस और वेरिएबल्स को ग्रुप किया उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बना कर देखते हैं हम लोग क्लास कैसे बनती है और उसको एक्सेस कर देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं और ये देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं ये हमारी जो क्लास है, एक क्लास पहले से ही बनी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस जगह पर एक नई क्लास बनाते हैं। तो क्लास किस चीज़ के लिए होती है, क्लास एक हमारा नया डेटा टाइप होता है। तो जैसे आप अगर एग्जांपल समझना चाहें तो क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन हम लोग बोलें अगर, तो ह्यूमन एक क्लास है, और अगर मैं विशाल बोलूँ, कोई पर्टिकुलर आदमी की बात बोलूँ, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का। ओके, सो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्लास बनाकर देखते हैं क्लास क्या होती है।
तो क्लास बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ ऊपर किया हुआ है। तो क्लास के बाद हम लोग क्लास का नाम देते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्लास का नाम दे दिया डेमो, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, नॉर्मल कुछ वेरिएबल और कुछ फंक्शंस बना देते हैं। जैसे कि मैं वेरिएबल बनाने के लिए क्या करता हूँ यहाँ पर, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पब्लिक कीवर्ड भी लिखेंगे उसके आगे। तो पब्लिक क्या करता है, हमारे जो वेरिएबल होंगे उसको इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करने देगा। तो ये हम एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं इनको। इनके बारे में हम आगे अभी अपनी वीडियो में जानेंगे। चलते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेटा टाइप। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग, और इसके बाद जो हमारा डेटा टाइप होगा वो होगा मान लीजिए नेम। तो नेम में मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि विशाल और सेमीकॉलन। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन और बना देता हूँ। तो जो फंक्शन होगा वो भी हमारा पब्लिक होगा, ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा वहाँ पर, और वो क्या करेगा, सिर्फ हेलो बोलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन बना लिया मैंने यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल इसके अंदर कंसोल डॉट राइट के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक हेलो यूज़र। ओके, तो ये हमारी क्लास बन गई है। तो हमें क्या करना है, इस क्लास को मेन फंक्शन में एक्सेस करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल क्लास का नाम लिखेंगे, जैसा हम लोग डेटा टाइप के लिए करते थे। तो ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि वेरिएबल होता है तो वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, तो मैं यहाँ ओबीजे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, जैसा मैंने आपको एरे में बताया था कि हम लोग कैसे लिखते थे कि इंटीजर सबस्क्रिप्ट एरे का नाम, उसके बाद इक्वल्स टू न्यू और एरे। तो वैसे ही मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो न्यू और वापस से क्लास का नाम। तो इस टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब इस ओबीजे के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन या ये नाम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर नॉर्मल कंसोल डॉट, तो मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट राइट लाइन करूँ ओबीजे डॉट नेम का, तो मुझे यहाँ पर विशाल मिल जाना चाहिए, क्योंकि नेम यहाँ पर मैंने विशाल सेट किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कंसोल पर जो मुझे आउटपुट मिला है उसमें मुझे विशाल मिल चुका है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट काम करती है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बार इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके वापस, तो मैं यहाँ पर वापस से ऑब्जेक्ट डॉट, नहीं कॉपी नहीं करते, ऑब्जेक्ट डॉट जो हमारा दूसरा फंक्शन है हेलो, वो क्या करता है, हेलो यूजर प्रिंट करता है। तो मैं यहाँ हेलो को कॉल कर लूँगा, और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं और रन करते हैं। रन करने पे देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में, देखिए हमारे पास हेलो और विशाल दोनों ही आउटपुट में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हेलो, यहाँ से हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो यूज़र प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पर मैंने यूज़र का नाम यहाँ से प्रिंट किया हुआ है। तो ये होता है क्लास और ये होती है ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बना सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जो क्लास फाइल बनाई ये हमारी सेम फाइल में थी। मान लीजिए हम लोग को एक क्लास फाइल अलग बनानी है और हम उसको भी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, आपको यहाँ पर जाना है कोड फाइल पे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू क्लास पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा एम्प्टी क्लास। आप इसको एम्प्टी बना रहने दीजिए, और यहाँ पर क्लास का नाम आप कुछ भी डाल दीजिए। लाइक मैंने डेमो बनाया तो मैं इसको डेमो डाल देता हूँ वापस से, और यहाँ आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी ये यहाँ पर क्लास है, ये बन चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारा कोड यहाँ से उठाता हूँ, कमांड एक्स, और इसके अंदर डाल देता हूँ सेव, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखिए अभी जो मैंने कोड लिखा था वो फिर से चल रहा है। अभी मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ हटा देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और एक और ब्रैकेट, और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर चला के देखते हैं इसको क्या ये चलता है कि नहीं। अब तो ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वापस से आ गया है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, वहाँ पर मैंने दोबारा से पब्लिक क्लास डेमो लिख दिया था वहाँ पे। तो अब ये देखिए ये हमारा जो कोड है ये चलने लगा है। इस तरह से हम लोग अपनी दूसरी क्लास फाइल बना के उसमें भी अपनी क्लास क्रिएट करके उसको दूसरी फाइल्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग अपना एक डेटा टाइप बना लिया और हम लोग उसको दूसरी फाइल में रख दिया, दूसरी क्लास में रख दिया, और उसको यहाँ पर दूसरी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मैंने पब्लिक लिखा है तो क्या हो रहा है। तो हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तो एक होता है पब्लिक, और जो दूसरा होता है, पहला जो हमारे पास होता है पब्लिक, और जो हमारे पास दूसरा होता है प्राइवेट, और जो हमारे पास तीसरा होता है, तो तीसरा पब्लिक मॉडिफायर, तीसरा हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड। तो अब बात कर लेते हैं इन सब के बारे में, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जो पब्लिक होता है, तो पब्लिक को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी, पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट हम लोग इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने किसी वेरिएबल को यहाँ पब्लिक से प्राइवेट कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पब्लिक से प्राइवेट कर दिया, तो हमको इस क्लास के अलावा हम इसको कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
और प्रोटेक्टेड क्या होता है? तो जो प्रोटेक्टेड होता है, तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि हम इसको सेम क्लास में तो एक्सेस कर सकते हैं, बट इसके अलावा हम लोग इसको इनहेरिटेड क्लास में और यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको कहीं भी और यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेन फंक्शन में हम चाहें तो इसको यूज़ नहीं कर सकते अगर हम इस क्लास को इनहेरिट ना करें। तो जैसे मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, तो अब मैं चल के देखूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ मुझे ये एरर दे रहा है और बोल रहा है कि इनएक्सेसिबल है ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। और मैं इसको दोबारा से अगर यहाँ पर पब्लिक करूँ, तो मैं अगर इसको दोबारा से यहाँ पर पब्लिक करूँ और इसको दोबारा से वहाँ जाकर देखूँ, तो ये देखिए ये नेम से यहाँ पर रिमूव हो गया है, तो ये वापस से इसकी एक्सेस आ गई है। तो ये था एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से ये वैल्यू हटा देता हूँ विशाल, और जो मैं यहाँ पर नॉर्मल ये यहाँ पर हेलो यूज़र प्रिंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नेम में जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल प्लस नेम लिख देता हूँ। ओके, सब कुछ क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं उनको एक वैल्यू असाइन करता है। कब असाइन करता है? जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ये बनाया, जैसे ही कंपाइलर को ये लाइन मिलेगी, तो अगर मैं इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना के रखा होगा तो वो इसके अंदर के वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर भैया होंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होती है। सबसे पहले हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास के नेम के सेम होता है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। भाई कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल्स को। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है सेम होता है क्लास के नेम के जैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टाइप उसका पब्लिक कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ लिखेंगे डेमो, फंक्शन का साइन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ नेम को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ जो कि होगी विशाल। ओके, तो ये रहा जो हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट, इसके आगे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हमारी वैल्यू को असाइन करेगा। तो अब इसको चला कर देख लेते हैं एक बार कि ये चल रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको सेव करके रन किया और देखिए इसने मुझे आउटपुट में विशाल और हेलो विशाल दिया। तो ये काम होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि वैल्यू को असाइन करता है क्लास के वेरिएबल्स के। तो ऐसे ही एक और होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और वो क्या काम करता है? तो पैरामीटर जैसे नाम बता रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई यहाँ पर पैरामीटर नहीं है। तो ऐसे ही होता है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू लेता है। तो अब कहाँ से लेगा? मेन फंक्शन से, जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई, यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं पब्लिक। और हाँ, एक क्लास के अंदर पैरामीटराइज डिफॉल्ट सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ नेम लिखता हूँ। ओके, नेम और इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले मैं पैरामीटर लेता हूँ। तो पैरामीटर नाम होगा तो स्ट्रिंग होगा, तो मैं इसमें किस में ले लेता हूँ इसको, तो नेम को मैं ले लेता हूँ लाइक वेल पे ले लेता हूँ। ओके, और नेम को मैं जो वैल्यू पैरामीटर आया होगा वेल में वो असाइन कर देता हूँ यहाँ सेमीकोलन। अब नेम में जो वैल्यू यहाँ आई होगी पैरामीटर में वो इसमें असाइन हो गई है। तो भाई चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो मैंने यहाँ ये ऑब्जेक्ट बनाई, अब मुझे वैल्यू देनी है वेल को, तो कहाँ देंगे? यहाँ पे। याद होगा आपको फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, फंक्शन बनाते तो इसके अंदर वैल्यू पास करते थे। जब मैंने एडिशन का प्रोग्राम बताया तो वहाँ पर 2, 3 ऐसे 4 आपको बताया था, 3, 4। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करते हैं, डेमो में वैल्यू देते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, नाम देना है। तो नाम में मैं देता हूँ यहाँ पे इस बार प्रखर। ओके, तो अब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक है डिफॉल्ट और दूसरा है पैरामीटराइज्ड। तो अब मैं अगर यहाँ से वैल्यू दे रहा हूँ तो भाई हमारे प्रोग्राम को कैसे पता कि डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू विशाल रखनी है या ये रखनी है? इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वैल्यू दी तो इसका मतलब है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर वैल्यू नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो लेकिन अगर मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ से हटा दूँ, इसको मैं अगर यहाँ से कमेंट कर दूँ तो वहाँ पर एरर आ जाएगी अगर मैं इस चीज़ को नहीं देता हूँ तो, क्योंकि जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ये एक वैल्यू ले रहा है पैरामीटराइज, और देखिए यहाँ पर ये एरर दे दी। तो एरर आप देखेंगे कि देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट गिवन, कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं गया जबकि ये क्लास को चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट भी बना के रखा है कि अगर नहीं भी देते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार आपको चला कर दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट। यहाँ मैं वापस से प्रखर लिख देता हूँ, PRAKHAR, सेव करके इसको रन कराता हूँ।
तो ये देखिए मुझे प्रखर और हलो प्रखर मिल गया। तो मान लेते हैं कि अगर मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ तो मुझे क्या विशाल और हलो विशाल फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में था मेरे। तो मैं इसको नॉर्मल जाऊँगा और यहाँ रन पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मुझे विशाल और हलो विशाल मिल गया। तो दोस्तों, तो ये थे सी शार्प के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। तो हम इस प्लेलिस्ट में आगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।